कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। चैप्टर 1, एक नई शुरुआत, मौत से जिंदगी तक का सफर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रॉयल ब्रिस्बेन हॉस्पिटल के वीवीआईपी वार्ड में मशीनों के बीच घिरी हुई एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, शायद अब वह जिंदा नहीं बचने वाली थी। वह चारों तरफ से मशीनों से घिरी हुई थी। मशीनों की आवाज से पता चल रहा था कि अभी तक वो जिंदा है, मगर असल में उस लड़की के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। क्या हुआ था? इस लड़की के साथ किस गुनाहों की सजा इस मिली थी? यह क्यों बेजान बेड पर इस तरह पड़ी हुई थी? क्यों इतने जख्म थे इसके शरीर में? क्यों इसका दिल टूट चुका था अपने ही लोगों से, जिन्होंने इन्हें इस करने के लिए इस तरह अकेला छोड़ दिया था? ये कहानी है उसे लड़की की जिसका एक पूरा भरा पड़ा परिवार था। बहुत सारे फैमिली मेंबर थे उसे परिवार में खाने को, तो वह परिवार इंडिया का सबसे अधिक अमीर परिवार था। दादा दादी, नाना नानी, भैया भाभी और चाचा चाचा, इसी तरह बहुत सारे लोग उसे परिवार में थे। पर फिर भी एक नन्ही सी बच्ची को उन लोगों ने अनाथ की जिंदगी जीने पर विवश कर दिया। किस वजह से? सिर्फ एक गोद ली हुई लड़की की वजह से, जिसने इस नन्ही सी परी की जिंदगी को नर्क बना दिया था। दोस्तों, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे लास्ट तक जरूर सुनिएगा। और अगर यह स्टोरी आपको पसंद ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं इस स्टोरी को आगे ना अपलोड करूं, और जिस तरह की स्टोरी आपको चाहिए मैं वैसी स्टोरी आपके लिए लेकर आऊं। अभी स्टोरी में बेड के पास एक लड़की और बैठी हुई थी, जो लगातार उस बेड पर लेटी हुई लड़की को देख रही थी। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और एक 21 साल का लड़का अंदर आया। उसने बेड के पास बैठी लड़की के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मीरा, उनका कॉल आया था, मुझे लगता है हमें आयु बेड पर लेटी हुई लड़की की कंडीशन के बारे में उन्हें बता देना चाहिए। मीरा अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ करण, तुम सही कह रहे हो, आखिर दादा दादी है वो, इसके उनका हक है जानने का। इतना बोल वो उठ के वार्ड से बाहर आ गई। वही वो लड़का आयु का हाथ पकड़ भरी आवाज में बोला, आज 3 साल बाद उम्मीद दी है आयु, इस तोड़ना मत प्लीज। वार्ड के बाहर वो मीरा कान के पास अपना फोन लगाए सामने की ओर देख रही थी। तभी फोन के दूसरी ओर से एक भारी आवाज आई, कैसी हो मीरा? मीरा ने शांत आवाज में कहा, प्रणाम दादू, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? दादू अपनी कड़क आवाज में, जीती रहो। फिर कुछ वक्त ठहर, वो कैसी है? दादू का ये सवाल सुन मीरा ने एक ठंडी आह भरी और नर्म भाव से बोली, आज दिन में उसे होश आया था दादू पर। दादू की खुशी भरी आवाज के साथ एक चिंता भरी आवाज भी आई, पर क्या मीरा? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? मीरा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, दादू आप घबराएं नहीं, वो ठीक है। हाँ, उसे होश आया था, मगर कुछ पलों बाद ही उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और वैसे ही बेजान सी हो गई जैसे इन 3 सालों में है। कहते हुए मीरा की आवाज भारी हो गई थी। दादू एक ठंडी सांस भरते हुए बोले, न जाने कब उठेगी मेरी बच्ची इस गहरी नींद से। मीरा ने अपनी आंखों ने आई नमी को साफ करते हुए कहा, अब उसे उठना होगा दादू, बहुत परेशान कर लिया उसने हम सबको, मगर अब नहीं।
कल बात करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इतना बोल मीरा ने कॉल कट कर दिया। इंडिया, मुंबई, रॉयल पैलेस। रात का समय पैलेस के ग्राउंड पर बने एक कमरे में 75 साल के एक वृद्ध व्यक्ति अपने हाथ में पकड़े फोन को देख रहे थे। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनके कानों में एक मधुर आवाज आई, राज। क्या कहा मीरा ने? कैसे है मेरी बच्ची? दादू राज राठौड़ ने पीछे मुड़ के अपनी पत्नी की को देखा और सर हिला के बोले, सिमरन राठौड़, हमारी बच्ची को होश आया था मगर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। दादाजी की बात सुन दादी, सिमरन राठौड़ अपनी मुंह पर हाथ रख रोने लगी। उन्हें ऐसे रोता देख दादाजी जल्दी से खड़े हुए और उन्हें अपने सीने से लगाते हुए बोले, नहीं सिम्मी, अब नहीं, शायद अब रोने के दिन गए। मेरा दिल कह रहा है कि हमारी बच्ची जरूर उठेगी। फिर दादी जी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, हमारे लिए सिम्मी, बस सब्र रखो। दादी जी अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, 3 सालों से वही तो रख रही हूँ राज। ना जाने क्या हुआ था 3 साल पहले के मेरी बच्ची जीना तक नहीं चाहती। अगर दुनिया के बेस्ट डॉक्टर उसका इलाज न कर रहे होते तो शायद अब तक तो हम अपनी बच्ची को। इतना बोल वो एक बार फिर से फूट फूट के रो पड़ी। दादाजी उन्हें शांत कराते हुए बोले, सिम्मी, जीने की इच्छा तो वो 17 साल पहले ही त्याग चुकी थी मगर एक छोटी सी उम्मीद ने उसे जिंदा रखा था, मगर 3 साल पहले शायद वो भी खत्म हो गई थी। मगर मेरा दिल कहता है हमारी आयु जरूर ठीक होगी। दादी जी कुछ सोच बोली, आपको ये बात उन दोनों को भी बता देनी चाहिए, आखिर वो भी आयु के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। दादाजी सर हिलाते हुए बोले, अभी नहीं, जब आयु को होश आएगा तब बताऊंगा मैं उन्हें। अभी मैं उन्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। दादी जी ने सर हिला दिया। ऑस्ट्रेलिया एआर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। सुबह 11 बजे कंपनी के मीटिंग रूम में इस वक्त करण और मीरा अपना सर पकड़े बैठे हुए थे। चारों तरफ बस एक ही सवाल था, आखिर है कहा। कंपनी का एक शेयर होल्डर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, सॉरी मिस्टर करण, मगर आज हम से मिलके ही रहेंगे। आप हमें पिछले 3 सालों से बेवकूफ बना रहे हैं। अब हम सबको तो शक हो रहा है कि इस दुनिया ने है भैया। उस शेयर होल्डर की बात पूरी होने से पहले ही करण टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए खड़ा हुआ और तेज आवाज में बोला, मिस्टर जॉनसन, डोंट क्रॉस योर लिमिट। इसी दुनिया में है मगर कुछ रीजन की वजह से वो अभी। उसकी बात बीच में काट एक दूसरा शेयर होल्डर बोला, मिस्टर करण, आपने मिस्टर जॉनसन को तो चुप करवा दिया मगर हमारा क्या? अब तो हमारे मन में भी यही बात आने लगी है कि कहीं यह की मौत तो नहीं हो गई, और अगर यह जिंदा है तो फिर अभी के अभी उन्हें हमारे सामने लेके आइए। उस शेयर होल्डर का साथ देते हुए बाकी के शेयर होल्डर भी यही बात कहने लगे। हाँ हाँ, हमें भी से अभी ही मिलना है, अभी के अभी उन्हें हमारे सामने लाइए। करण और मीरा ने एक नज़र उन सबको देखा, फिर मिस्टर जॉनसन को जो उन दोनों को एक डेविल स्माइल दे रहे थे। दोनों के हाथों की मुट्ठियां कस गई। तभी एकदम से मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। सबने चौंक के उस तरफ देखा। करण और मीरा की आंखें मीटिंग रूम के दरवाजे पर खड़े शख्स को देख हैरानी से बड़ी हो गई। वही सभी शेयर होल्डर के माथे से पसीना बहने लगा था। चट्टू क्वीन आर्या राठौड़। अब आगे। जहां करण और मीरा हैरानी से दरवाजे पर खड़े शख्स को देख रहे थे तो वही सभी शेयर होल्डर उस शख्स को देख घबरा गए थे। सबके माथे पर पसीना उनके डर की गवाही दे रहा था। मिस्टर जॉनसन जो अब तक बड़ी ही शान से खड़े थे, उस शख्स को देख उनके पैर लड़खड़ा से गए।
घबराहट और कपकपाहट के साथ उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, क्वीन। आई। करण और मीरा अपनी जगह से खड़े हो गए। नम आंखों के साथ वो दोनों उस शख्स को देख रहे थे। डार्क ब्राउन कलर की आंखों से लगातार मिस्टर जॉनसन को घूरते हुए एक एक कदम उनकी तरफ बढ़ाने लगी। मिस्टर जॉनसन डर के मारे अपने कदम पीछे की ओर लेने लगे। वही एआर अपने कदम उनकी ओर लेते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोली, अभी कुछ देर पहले आप ही मुझसे मिलना चाहते थे मिस्टर जॉनसन, लीजिए आ गई मैं, मिल लीजिए मुझसे। और सिर्फ आप ही क्यों? फिर सभी शेयर होल्डर को देखते हुए, आप सब भी मुझसे मिलना चाहते थे, लीजिए आ गई। और डोंट वरी, आप सबका पता नहीं पर मैं आप सब से आज बहुत अच्छे से मिलूंगी। की आवाज इतनी ठंडी थी कि वहां खड़े हर किसी के शरीर में सिरहन पैदा हो गई। सबको अपने कहे हुए शब्दों पर अफसोस हो रहा था। इधर एक बार फिर मिस्टर जॉनसन की ओर बढ़ गई। वहीं मिस्टर जॉनसन फिर से अपने कदम पीछे लेने लगे। तभी वो एकदम से लड़खड़ाए और गिर गए। उन्होंने अपने सामने से आ रही के सामने हाथ जोड़ लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए यार, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, बस एक बार माफ कर दीजिए। मगर अब भी नहीं रुकी, वो लगातार मिस्टर जॉनसन की ओर बढ़ रही थी। मिस्टर जॉनसन ने जब उसे रुकते हुए न देखा तो उसने बस कस के अपनी आंखें बंद कर ली। मगर कुछ देर बाद जब उन्हें कुछ भी एहसास नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने देखा, मगर ये क्या, सामने तो कोई नहीं था। मिस्टर जॉनसन ने हड़बड़ा के इधर उधर देखा तो किसी क्वीन की तरह अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। मिस्टर जॉनसन ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि तभी बूम, बस एक गोली की आवाज और पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा हो गया। सबकी डर और शोक के मारे आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन सामने टेबल पर रख दी। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और दो बॉडीगार्ड आए और मिस्टर जॉनसन की बॉडी को लेके चले गए, जिनके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी। सारे शेयर होल्डर की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। आखिर डरे भी क्यों नहीं, इस वक्त उनके सामने बिजनेस की दुनिया की ओर माफिया वर्ल्ड की क्वीन जो बैठी हुई थी। करण और मीरा अपने सामने बैठी लड़की को देख रहे थे, जिसने इस वक्त अपने चेहरे को मास्क से कवर किया हुआ था। इस वक्त बस उसकी वो डार्क ब्राउन आईज ही नजर आ रही थी, जिन्हें देख सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे। सभी शेयर होल्डर की तरफ कोल्ड नजरों से देखते हुए बिना भाव के बोली, एनी क्वेश्चंस? आए। सबने जल्दी से अपने सर हिला दिया। माफिया क्वीन से सवाल कर उन्हें अपनी मौत को थोड़े ना न्योता देना था। ने अपनी चेयर पर लीन होते हुए आलस भरी आवाज में कहा, नाउ गेट लॉस्ट। उसका बस इतना कहना था कि कुछ ही वक्त में सारे शेयर होल्डर वहां से गायब हो गए। अगर जरा सा भी देर होती तो शायद आज उनकी मौत पक्की थी। उनके जाने के बाद करण और मीरा के पास आ गई। करण ने उसे घूरते हुए कहा, कब होश आया तुझे? उसके इस सवाल पर ने एक नजर उसे देखा, फिर बिना भाव के बोली, होश तो 3 साल पहले ही आ गया था, बस आंखें कल खुली थी। उसकी इस बात पर दोनों उसे देखने लगे। अपनी चेयर से उठी और ग्लास विंडो के पास जाके खड़ी हो गई। करण उसके पास जाके थोड़ी तेज आवाज में बोला, इसका मतलब तू कल से हमें परेशान कर रही है। पीछे मुड़ एक टेडी स्माइल के साथ, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों रोज मेरे ही पास बैठ के मेरी ही बुराई करोगे, और क्या मैं तुम्हें इतना भी परेशान नहीं कर सकती? तुम्हें क्या लगा था मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती?
मेरी बॉडी काम नहीं करती थी तो क्या मेरे ये कान अपने कानों की ओर इशारा कर ये भी काम नहीं करते। सब सुनती थी मैं कि कैसे तुम दोनों बस मुझसे और एक दूसरे से मेरी बुराई करते थे। की बात सुन दोनों सकपका गए। तभी मीरा मुंह बना के बोली, हाँ तो और क्या करते, तू खुद तो आराम से उस हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी और यहाँ तेरा सारा काम हमें संभालना पड़ रहा था, तो अब क्या तुझसे शिकायत भी नहीं करें? और वैसे भी तेरे पीठ पीछे थोड़े ना करते थे, तेरे सामने ही तो करते थे। उसकी बात पर ने उसे घूर के देखा तो करण उसके गले में अपना हाथ डालते हुए बोला, चल चल अब घूर मत, आज तेरे ठीक होने की खुशी में कहीं घूम के आते हैं। ने एक नजर उसे देखा, फिर झटके से उसके हाथ को हटाते हुए डेविल स्माइल के साथ बोली, क्यों आज संडे है जो तुम्हें घूमने जाना है? ऑफिस टाइम है, जाके अपना अपना काम करो। और वैसे भी तुम्हारी बॉस तो खड़ूस है, न दिन भर तुमसे काम करवाती है, तो अब जाओ काम करो। उसकी इस बात पर मीरा और करण एक दूसरे को देख उसे मासूम नजरों से देखने लगे कि शायद उनकी ये खड़ूस दोस्त थोड़ी सी पिघल जाए। मगर उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ने एक और उन पर धमाका करते हुए कहा, और हाँ, 1 घंटे में मुझे मेरे डेस्क पर पिछले 3 सालों की कंपनी की रिपोर्ट चाहिए। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो शायद तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। इतना बोल वो वही मीटिंग रूम में बनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गई जो सीधा उसके केबिन में जाती है। ये लिफ्ट के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि यह बहुत कम ही लोगों के सामने आती थी, और अगर आती भी थी तो हमेशा अपना फेस कवर कर आती थी। आज तक सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के किसी ने भी को नहीं देखा था, मगर उसकी पर्सनैलिटी को देख के ही लोग बता सकते थे कि वो एक अद्भुत सौंदर्य की मालकिन है। करण और मीरा ने जैसे ही की बात सुनी, दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों एक साथ चिल्लाए, आयु। मगर तब तक आयु लिफ्ट में जा चुकी थी। उसने पीछे मुड़ उन दोनों को एक डेविल स्माइल दी और इसी के साथ लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ गई। करण और मीरा पैर पटकते हुए वहां से चले गए। आखिर दोनों को अपना काम भी करना था, वरना उनकी ये जल्लाद दोस्त ना जाने उन्हें कैसी पनिशमेंट देगी। मीटिंग रूम 89 फ्लोर पर था तो वही का केबिन 101 फ्लोर पर था, और टॉप फ्लोर पर का पेंट हाउस था। आयु केबिन में आके अपनी चेयर पर आंखें बंद कर बैठ गई। बचपन से लेके अब तक की जिंदगी उसकी आंखों के सामने चलने लगी। इस वक्त उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे दर्द इस बात का नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, पर उसे दर्द इस बात का थी कि उसके अपनों ने ही उसे एक बार भी नहीं समझा और उसे एक पल में ही पराया कर दिया। उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जिसे वह कभी भूल नहीं सकती है। कुछ देर बाद उसने झटके से अपनी आंखें खोली। वो उठी और चेयर के पीछे वाली दीवार के पास गई। अपनी लाल आंखों से वहां लगी एक तस्वीर को घूरते हुए बोली, बहुत उम्मीद लगा ली थी मैंने आप सब से, और बहुत अच्छा किया आपने कि 3 साल पहले मेरी उस उम्मीद को भी तोड़ दिया, और उसी के साथ वो आयु भी टूट गई जो 17 सालों से एक उम्मीद के सहारे जी रही थी। बहुत जल्द सामना होगा, मगर 3 साल पहले वाली आयु से नहीं, बल्कि डेविल क्वीन आर्या राठौड़ से। अगर शायद ये आर्या आपको पसंद ना आए, वेल पसंद तो आपको वो आयु भी नहीं थी, मगर अब मुझे आप लोगों की पसंद और नापसंद से फर्क नहीं पड़ता। जिस आयु को फर्क पड़ता था वो तो 3 साल पहले ही मर चुकी है, और उसी के साथ आप सबके रिश्ते भी जो आयु के साथ जुड़े थे।
इतना बोल उसने उस तस्वीर को दीवार से उतारा और इसी के साथ वो तस्वीर एक तेज आवाज के साथ जमीन पर बिखर कर टूट गई। अब से आयु को आर्या कहेंगे, आयु सिर्फ उसका निक नेम होगा। आर्या अपने सामने बिखरी हुई तस्वीर को देख रही थी। ठीक इसी तरह 3 साल पहले वो भी इसी तरह बिखरी थी, या फिर शायद इससे बुरे तरीके से। केबिन में हर तरफ सिर्फ बिखरा हुआ कांच नजर आ रहा था, जिसके हर टुकड़े में आयु के रिश्ते थे। तस्वीर दिखने में एक कैमरे से ली हुई तस्वीर लग रही थी, मगर असल में वो तस्वीर एक पेंटिंग थी जिसे कांच के ग्लास पर बनाया गया था। देखने से ही लग रहा था कि जिसे कलाकार ने अपनी कला के साथ साथ इस तस्वीर में जान भी डाल दी थी। आर्या फिर से अपनी चेयर पर बैठ गई और लैपटॉप ओपन कर अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद उसके केबिन का डोर ओपन हुआ और करण और मीरा अंदर आए, मगर केबिन का नजारा देख दरवाजे पर ही रुक गए। उन्होंने एक नज़र बिखरी हुई तस्वीर को देखा, फिर आर्या को जो अपना काम करने में लगी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर करण बाहर चला गया और मीरा अंदर आ गई। मीरा संभल के आर्या के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्या बिना उसे देखे बोली, काम कंप्लीट हुआ। मीरा ने बिना कुछ कहे फाइल उसके सामने रख दी। आर्या उसके हाथ से फाइल लेके देखने लगी। तब तक करण भी पियून को लेके केबिन में आ गया। पियून ने डरते हुए जल्दी से केबिन साफ किया और बाहर चला गया। उस फाइल को देखते हुए आर्या के होठों पर एक ना दिखने वाली स्माइल आ गई। उसकी गैर हाजिरी में इन 3 सालों में करण और मीरा ने कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला था। तभी करण का फोन बजा। करण ने जब कॉलर आईडी देखी तो वो आर्या को देखने लगा। छतरी, इंडिया जाने का फैसला। अब आगे। आर्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके हाथ से फोन ले लिया। उसने कॉल पिक कर जैसे ही कान के पास लगाया, सामने से आवाज आई, करण वो ठीक है ना? आवाज सुन आर्या ने एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोली, उससे क्या पूछ रहे हैं, मुझसे ही पूछ लीजिए कि मैं कैसी हूँ। आर्या की आवाज सुन दूसरी तरफ फोन को पकड़े दादाजी हैरान और खुश दोनों हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर आर्या से कहे क्या। जब आर्या को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दादाजी को चिढ़ाते हुए कहा, क्या दादू, मुझे लगा आप आवाज सुनने खुश हो जाओगे, पर लगता है आपको तो हार्ट अटैक आ गया है। तभी दूसरी तरफ से दादाजी की चिढ़ी हुई आवाज आई, चुप कर नालायक, भला मुझे क्यों अटैक आने लगा? वो आए मेरे दुश्मनों को। उनकी बात पर आर्या ने मुस्कुरा के कहा, प्रणाम दादू। ये बताए कैसे हैं आप? दादाजी खुशी से चहकते हुए बोले, मैं तो अच्छा हूँ बच्चा, पर आप ठीक है ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वैसे मुझे खुशी है कि तुमने उम्मीद के सहारे जीना छोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने लिए जियो। आर्या एक ठंडी सांस भरते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं दादू। उम्मीद के सहारे जीने वाली आयु मर चुकी है, अब तो बस ये आर्या राठौर जिंदा है और अब ये अपने तरीके से जिएगी, फिर चाहे ये किसी को पसंद आए या ना आए। इधर आर्या की बात सुन दादाजी मुस्कुरा दिए, फिर एकदम से बोले, वैसे बच्चा आप वापस आ रहे हो ना? ये सुनते ही आर्या की नजरें गहरी हो गई। उसने ठंडे भाव से कहा, वापस तो आना ही है दादू, बहुत लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, उन्हें हकीकत में वापस लाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। उसकी बात सुन दादू के होठों पर एक गहरी स्माइल आ गई। दादू मुस्कुराकर बोले, बच्चा फोन स्पीकर पर करना। आर्या ने फोन स्पीकर पर कर दिया। तभी दादू की आवाज आई, करण, मीरा, आप दोनों आयु का अच्छे से चेकअप करवाने के बाद कल की फ्लाइट से इंडिया आ जाना।
आर्या उन्हें रोकते हुए बोली, दादू कल तो आना नहीं होगा। दादाजी परेशानी से बोले, क्या हुआ बेटा? आर्या, दादू 3 सालों से बेड पर पड़ी हूँ, इसलिए कंपनी का सारा वर्क कंप्लीट करके ही आएंगे। हम 3 दिन बाद आएंगे। तब तक आप मेरे दूसरे दादू और नानू को भी बता देना, पर हाँ मेरी तीनों ब्यूटीफुल को अभी मेरे बारे में मत बताना, मैं उन्हें सामने से सरप्राइज दूंगी। दादाजी मुस्कुराकर बोले, ठीक है। कुछ देर और बात करके दादाजी ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही मीरा आर्या को देख बोली, आयु तू श्योर है ना कि हम इंडिया जाएंगे? आर्या उठ के ग्लास विंडो के पास गई और बाहर की ओर देखते हुए बोली, इन 17 सालों में उन्होंने मुझसे जो कुछ छीना है, अब वक्त आ गया है उसका हिसाब लेने का। अब मैं उन्हें अपने और पराये में फर्क करना सिखाऊंगी। बहुत ओढ़ लोगों ने नकाब, अब असली चेहरे सामने लाने का वक्त आ गया है। मीरा उसे गौर से देखते हुए बोली, तो क्या तुम आज भी अपने पेरेंट्स और परिवार? उसकी बात बीच में काटते हुए आर्या गहरी आवाज में बोली, उन लोगों की जरूरत आयु को थी मीरा, आर्या राठौड़ को नहीं। अब उन्हें आर्या राठौड़ की जरूरत पड़ेगी, मगर अफसोस अब वो आर्या राठौड़ के लिए कोई मायने नहीं रखते। आर्या राठौड़ सिर्फ उनकी है जिन्हें वो अपना मानती है। मैं गैरों से कोई वास्ता नहीं रखती। तभी करण बोला, बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले हॉस्पिटल चल के तेरा चेकअप करवा लेते हैं, वरना वो तीनों जल्लाद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात पर आर्या उसके पास आके उसके सर पर एक टपकी मार के बोली, तू इतना डरता क्यों है उनसे? करण अपने सर को सहला उसे घूरते हुए बोला, हाँ सही कहा है। वैसे तुमने जब उनसे भी बड़ी जल्लाद के साथ मैं दिन भर रह सकता हूँ तो फिर उनसे क्या ही डरना। उसकी बात पर मीरा जोर से हंस पड़ी, वही आर्या उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। करण जल्दी से केबिन से बाहर भागते हुए बोला, जल्दी से नीचे आ जाना, मैं पार्किंग एरिया में वेट कर रहा हूँ। मीरा ने आर्या का हाथ पकड़ा और केबिन में बनी लिफ्ट की ओर चली गई। ये सीधा पार्किंग एरिया में ओपन होती थी। वही आर्या का अभी भी मुंह बना हुआ था। इंडिया, मुंबई रॉयल पैलेस। अपने रूम में बैठे दादाजी ने कॉल कट होते ही पहले अपनी नजरें दौड़ा के इधर उधर देखा, फिर जल्दी से किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही सामने से आवाज आई, बुढ़ाओ अभी सुबह ही तो मिले थे, इतनी जल्दी तुझे फिर से मेरी याद आ गई। अगले वाले की बात सुन दादाजी चिढ़ते हुए बोले, पहली बात तो बूढ़ा होगा तू समझा। तभी फिर से सामने से आवाज आई, अब दूसरी बात भी बता दे। क्या वो तेरी आत्मा बताएगी? सामने वाली की बातें सुन दादाजी बुरे तरीके से चिढ़ चुके थे। उन्होंने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और फिर शांत भाव से बोले, दूसरी बात बताऊंगा, पर पहले उसे भी कॉन्फ्रेंस पर लेने दे। इतना बोल उन्होंने दोबारा किसी को कॉल मिला दिया। कॉल पिक होने के बाद जैसे ही सामने से कोई बोलने को हुआ कि तभी वो उन्हें रोकते हुए बोले, शांत बुढ़ाओ, वो बूढ़ा भी कॉन्फ्रेंस पर है। तभी सामने से आवाज आई, तूने बूढ़ा किसे कहा है? खुद की उम्र पता है कि नहीं? और इसी के साथ उनके फोन में बहस करने की आवाज आने लगी। तभी दादाजी ने एकदम से कहा, वो आ रही है। दादाजी की बात सुन फोन में एकदम से शांति हो गई। कुछ देर बाद उस शांति को तोड़ते हुए एक भरी आवाज आई, क्या कहा तूने? दादाजी ने एक गहरी सांस ली, फिर एक मुस्कान के साथ बोले, हाँ वो आ रही है। हमारे 17 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ से सिसकी भरी आवाज आई, क्या वो ठीक? दादाजी, हाँ वीर रघुवंशी, वो ठीक है, कल ही उसे होश आया है। दूसरे शख्स की आवाज आई,
पर क्या फायदा उसके यहाँ आने का। फिर से उसके साथ वही होगा जो बरसों पहले हुआ था और जो होता आया है। वही आयु है और वही यहाँ के लोग। इतना बोल उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। तभी दादाजी की कड़क आवाज आई, नहीं शौर्य, शौर्य ठाकुर, इस बार पहले जैसा कुछ भी नहीं है। भले ही ये लोग वही हो मगर जो आ रही है वो आयु नहीं बल्कि आर्या राठौड़ है, जिसे किसी की जरूरत नहीं है। इस बार कुछ नया होगा जो शायद यहाँ के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और वैसे भी उसे तो आना ही था, आखिर मेरे बाद उसे ही सब संभालना है। तभी वीर रघुवंशी बोले, राज, क्या ये बात तेरे परिवार को पसंद आएगी कि तू। दादाजी उन्हें रोकते हुए बोले, पसंद आए या ना आए मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। और वैसे भी मुझे इन लोगों की पसंद नापसंद से फर्क पड़ना 17 साल पहले ही बंद हो चुका है। फिर बात बदलते हुए बोले, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, तुम अपनी वाली को आयु के आने की बात अभी मत बताना। उसने कहा है कि वो सीधा यही आके उन्हें सरप्राइज देगी। वीर रघुवंशी हंसते हुए बोले, मेरा तो ठीक है मगर तू इस शौर्य को समझा दे, इसके पेट में एक बात नहीं पचती। जब तक ये अपनी रागिनी जी को सब कुछ बता नहीं देता इसका खाना हजम नहीं होता है। उनकी बात पर शौर्य ठाकुर मुंह बना के बोले, हुआ मैं अपनी रागिनी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए कुछ भी उससे नहीं छिपाता। वीर रघुवंशी उनकी बात पर तुनकते हुए बोले, तेरे कहने का मतलब क्या है, हम अपनी वाली से प्यार नहीं करते। शौर्य ठाकुर कुछ कहते के दादाजी उन दोनों को रोकते हुए बोले, शांत हो जाओ दोनों, क्या बच्चों के जैसे झगड़ा कर रहे हो। और शौर्य प्लीज इस बार ये एक बात हजम कर लो, रागिनी को कुछ मत बताना वरना अगर आयु का सरप्राइज खराब हुआ तो वो हम तीनों की हालत खराब कर देगी और इसके जिम्मेदार तुम होंगे। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। शौर्य ठाकुर कुछ देर शांत रह के बोले, ठीक है, वैसे भी ये सरप्राइज रागिनी जी के लिए भी है तो मैं चुप रहने के लिए तैयार हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ जब वो अपनी आंखों के सामने एकदम से आयु को देखेगी तो कितनी खुश होती है। कुछ देर और बात करने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। आर्या, मीरा और करण तीनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने आर्या के सारे टेस्ट कर दिए थे और सब नॉर्मल था, हालांकि डॉक्टर खुद हैरान थे कि 3 साल से कोमा में रहने वाला पेशेंट इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर सकता है। पर अपनी हैरानी उन्होंने अपने आप तक ही रखी क्योंकि सामने करण और मीरा थे जिन्हें इन 3 सालों में डॉक्टर बहुत अच्छे से जान गया था। वही एक कारण आज सुबह का इंसिडेंट भी था जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो आर्या से भी डर रहे थे। फ्लैशबैक, हॉस्पिटल का वीप रूम, वहां डॉक्टरों की भीड़ लगी थी। सभी डॉक्टरों के चेहरे पर घबराहट और पसीने उभर रहे थे, उनके हाथ कहां पर रहे थे, अब उन्हें अपनी मौत का डर सता रहा था। वहां लगी मशीनों से बीप की आवाज आ रही थी, सामने लगे मॉनिटर पर एक सीधी लाइन चल रही थी। वही जिस लड़की को 3 सालों से बचा कर रखा था, आज उसने अपनी सांस रोक ली थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि यह खबर वो कारण को कैसे दे। वह सारे बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके हाथ पैर काम रहे थे क्योंकि वह कारण को अच्छे से जानते थे या खबर सुनते ही कारण उन्हें मौत के घाट उतार देगा। कोई यह खबर देने को तैयार नहीं थे। सभी डॉक्टर रूम से बाहर चले जाते हैं पर किसी ने अभी तक कॉल करके करण को अभी तक कुछ नहीं बताया था। कुछ देर बाद बेड पर लेटी आर्या ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसने अपने चेहरे पर लगे ऑक्सीजन मास्क को हटाया और उठ बैठी।
जी हाँ, वह मौत से बचकर आ गई थी। समझो यह उसका पुनर्जन्म था उसी वक्त और इस समय पर। मौत चाहे उसे कितना भी बुला ले पर वह अपने गुनहगारों को बिना सजा दिए नहीं करने वाली थी। उसने मौत को भी हराकर अपनी जिंदगी वापस ले ली थी। एक नज़र पूरे रूम में दौड़ने के बाद वो बेड से उठी और दरवाजे की ओर जाने लगी। मगर तभी उसकी नज़र विंडो पर लगे पर्दे पर गई जहां किसी के परछाई नजर आ रही थी। चफोर, सॉरी पर तुम्हें मरना होगा। अब आगे। आर्या की नज़र विंडो पर लगे पर्दे पर गई जहां किसी की परछाई नजर आ रही थी। ये देख आर्या के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो फिर से जाके बेड पर बैठी और वही रखी फ्रूट बास्केट से सेब उठा के खाते हुए बोली, अगर ऐसे छिपोगे तो जो काम करने आए हो वो कैसे करोगे। आर्या की बात सुन पर्दे के पीछे छिपा हुआ शख्स बाहर आ गया। आर्या की पीठ उसकी तरफ थी इसलिए वो उसे देख नहीं पा रहा था। तभी आर्या ने उसे हाथ के इशारे से आगे आने को कहा। उस शख्स ने अपने पास रखी गन को लोड किया और आर्या की तरफ पॉइंट करते हुए उसके सामने आ गया। मगर जैसे ही उसकी नजर आर्या पर गई वो अपनी जगह जम गया। सफेद स्किन, काले हल्के घुंघराले बाल जो कमर तक थे, मासूम सा चेहरा जिसने मासूमियत दूर दूर तक नहीं थी, डार्क ब्राउन आंखें जो मौत के कुएं के समान गहरी थी, वही रेड चेरी जैसे होठ जिन पर इस वक्त एक बेहद ही ठंडी स्माइल दी। उसकी स्माइल देख उस शख्स को होश आया और वो डर के आर्या को देखने लगा। आर्या ने वो सेब साइड में रखा और अपना हाथ झाड़ उस शख्स की ओर बढ़ गई। आर्या को अपने करीब आते देख वो शख्स डर गया मगर फिर भी खुद को मजबूत दिखाते हुए उसने आर्या पर गन पॉइंट करते हुए कहा, देखो मेरे पास मत आओ वरना मैं गोली चला दूंगा। उसकी बात का जैसे आर्या पर कोई असर ही नहीं हुआ, वो वैसे ही उसकी तरफ बढ़ रही थी। वही अब वो शख्स डर से अपने कदम पीछे लेने लगा। आर्या उसके पास गई फिर एकदम से उसके हाथों से गन छीन ली। वो शख्स हक्का बक्का आर्या को देखने लगा। वही आर्या उसको गन को उलट पलट कर देखते हुए नॉर्मली बोली, क्या मिस्टर जॉनसन ये बात भूल गए थे कि वो तुम्हें जिसे मरने के लिए भेज रहे हैं वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि क्वीन है। फिर एकदम से अपना हाथ हवा में लहराते हुए, ओ माय मिस्टेक मिस्टर जॉनसन ने तो तुम्हें यहाँ कोमा में बेजान पड़ी को मरने के लिए भेजा था मगर तुम्हारी फूटी किस्मत। इतना बोल उसने अफसोस से अपना सर हिला दिया। फिर एकदम से गन उस शख्स पर तानते हुए बोली, सॉरी पर तुम्हें मरना होगा। इतना बोल उसने बिना चेहरे पर कोई भाव लाए गोली चला दी। गोली उस शख्स के माथे के बीचों बीच लगी और उसी के साथ वो वही गिर गया। गन पर साइलेंसा होने की वजह से कोई आवाज नहीं हुई थी मगर वो शख्स गिरते हुए पास पड़ी टेबल से टकरा गया और वहां रखा फ्लावर पॉट गिर के टूट गया। आवाज सुन बाहर खड़ा डेनी बॉडीगार्ड का हेड और का राइट हैंड जल्दी से अंदर आया। नीचे पड़े आदमी को देख वो चौंक गया। तभी उसकी नजर बेड पर बैठी आर्या पर गई जो आराम से बैठी सेब खा रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे अभी यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। डेनी तो देखकर यह आश्चर्य में था क्या उसकी मैडम अभी जिंदा है। आर्या ने अपना सर उठा के डेनी की ओर देखा तो डेनी ने झट से अपनी गर्दन झुका के उसे ग्रीट करते हुए कहा, बॉस गुड मॉर्निंग। आर्या ने एक नज़र उसे देखा फिर अपना सर हिला दिया। तभी उसे फिर से डेनी की डरती हुई आवाज आई, बॉस क्या अब आप ठीक है। आर्या ने बस हम कहा। तभी डेनी का फोन बजा। उसने जल्दी से कॉल पिक किया तो सामने वाली की बात सुन उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। उसने सख्त भाव से कहा,
अगर कुछ देर भी वो लोग ऐसे ही जिद करे तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। तभी उसे आर्या की आवाज आई, क्या हुआ डेनी? डेनी ने अपना सर झुकाए हुए ही कहा, बॉस वो कंपनी के सारे शेयर होल्डर जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें ऐसे मिलना है, वरना वो किसी और को सीईओ। इतना बोल वो चुप हो गया। आर्या ने एक नजर उसे देखा, फिर बिना भाव के बोली, किसी फीमेल बॉडीगार्ड से बोलो 10 मिनट में मेरे कपड़े लेके आए। डेनी सर हिला के बाहर चला गया। लगभग 7 मिनट बाद ही दरवाजे पर नॉक हुआ। आर्या, कम इन। एक फीमेल बॉडीगार्ड सर झुका के अंदर आई और कपड़ों का पैकेट आर्या की तरफ बढ़ा दिया। आर्या ने उसके हाथ से पैकेट लिया और बाथरूम में चली गई। वो गार्ड भी फिर से बाहर आ गई। अब जाके उसने चैन की सांस ली थी। कुछ देर बाद ही वार्ड का दरवाजा खुला और आर्या बाहर आई। सारे बॉडीगार्ड एकदम से अलर्ट हो गए। ब्लैक क्रॉप टॉप और ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक ओवरकोट, आंखों पर ब्लैक गॉगल। इस ब्लैक आउटफिट ने आर्या कयामत लग रही थी। उसे देख के कौन कह सकता था कि ये लड़की अभी कुछ घंटों पहले ही कोमा से उठी थी। आर्या आगे आगे और डेनी जस्ट उसके पीछे चल रहा था। उन दोनों को कवर करते हुए बाकी के बॉडीगार्ड चल रहे थे। जैसे ही आर्या कॉरिडोर से गुजरी, सामने से आते हुए नर्स और डॉक्टर दिखे। उन दोनों की नजर जैसे ही आर्या पर गई, दोनों शॉक हो गए। यह क्या देख रहे हैं वो? ये तो अभी कुछ देर पहले ही उनके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह क्या कहें, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ये तो सच में मिरेकल हो गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। मगर जल्दी से होश में आते हुए डॉक्टर आर्या के पास आते हुए बोले, मिस आपको होश आ गया, मगर आप ये कहा जा रही है? आर्या ने एक लुक डॉक्टर को दिया, मगर डॉक्टर अपनी ही धुन में आगे बोला, देखिए मिस, अभी आप पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुई है, आपको आराम करना चाहिए, चलिए आप। वह उसके बाकी के शब्द गले में ही अटक गए। सामने आर्या उसके ऊपर गन पॉइंट किए खड़ी थी। उसने गन से इशारा करते हुए डॉक्टर को साइड हटने को कहा, जिसे समझ डॉक्टर झट से साइड में हट गया। वही नर्स ये सब देख पहले ही साइड में खड़ी डर से कांप रही थी। आर्या दोनों को वैसे ही छोड़ डेनी के साथ वहां से निकल गई। लिफ्ट में आते ही उसने अपना मास्क पहन लिया था, जो की पहचान था। फ्लैश बैक एंड चेकअप करवा के वो तीनों रिपोर्ट आने का वेट करने लगे। तभी करण ने आर्या से सवाल किया, आयु, तुझे होश कब आया और तुझे इन शेयर होल्डर और मिस्टर जॉनसन के बारे में कैसे पता चला? आर्या ने एक गहरी सांस ली और करण और मीरा को आज सुबह जो हुआ सब बता दिया। आर्या की बात सुन करण और मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मीरा दांत पीसते हुए बोली, अच्छा हुआ तूने इस जॉनसन को मार डाला, वरना वो आज वैसे भी मेरे और करण के हाथों मरने वाला था। सारे शेयर होल्डर को उसने ही भड़काया था। उसने ही सबके मन में ये शक पैदा किया था कि शायद अब नहीं है, मगर वो भूल गया था कि कौन है, और साथ में अपनी औकात भी। आर्या दोनों को शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ, दोनों वैसे भी मर गया है ना, वो तो छोड़ो उसे। फिर गंभीर भाव से, करण, कल शाम तक तुम मुझे हमारी बाकी कंपनियों के हेड ऑफिस की सारी रिपोर्ट दोगे? करण ने सर हिला दिया। फिर आर्या मीरा से बोली, मीरा, परसों तक अदर्स कंट्री में हमारी जितनी भी कंपनी है तुम्हें उनकी रिपोर्ट तैयार करनी है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 3 दिन में हमें सारा काम खत्म करके जाना है। वैसे इंडिया में हमारी मुंबई वाली ब्रांच के क्या हाल है? मीरा सर हिलाते हुए बोली,
अगर दादू नहीं भी कहते तो भी हमें इंडिया जाना पड़ता। करण और आर्या उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। मीरा ठंडी सांस भरते हुए बोली, मिस्टर सेठी जो हमारी मुंबई वाला ब्रांच को संभालते हैं वो अपने आप को वहां का ऑनर समझने लगे हैं। जिसे चाहा कंपनी में रख लिया, जिसे चाहा निकाल दिया। आर्या टेडी स्माइल के साथ बोली, कोई न इंडिया चल के इनकी भी गलतफहमी दूर कर देंगे। फिर एकदम से चेयर से उठ चिढ़ते हुए बोली, बस अब कि यही काम रह गए हैं, लोगों की गलतफहमी दूर करना हुआ। आर्या अपने पैर पटक वहां से जाते हुए बोली, रिपोर्ट लेके आ जाना, मैं कर में हूँ। इतना बोल वो वहां से चली गई। वही मीरा और करण ने अपना सर हिला दिया। इस वक्त आर्या ने मास्क नहीं पहना हुआ था। वही उसने अपना ओवरकोट अपने हाथ में लिया हुआ था। इस वक्त वो काफी एलिगेंट लग रही थी। हॉस्पिटल में सब लोग बस उसे ही निहारे जा रहे थे, मगर उसे कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो सबको इग्नोर कर वहां से चली गई। वही कुछ देर बाद डॉक्टर भी करण और मीरा के पास रिपोर्ट लेके आ गए। करण और मीरा जैसे ही कुछ कहने को हुए तो डॉक्टर पहले ही बोलने लगे, मैं इन सब ने मानता तो नहीं हूँ, मगर फिर भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 3 साल कोमा में रहने के बाद भी पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले गए। वही रिपोर्ट नॉर्मल देख दोनों ने चैन की सांस ली। दोनों हॉस्पिटल से निकल गए। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा जानने के लिए एपिसोड में बने रहें और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि यह स्टोरी आपको पसंद आई कि नहीं, वरना हम बेकार की मेहनत नहीं करें और कोई दूसरी स्टोरी अपलोड करें। चैप्टर 5, आर्या के लिए मिस रीटा का प्यार। अब आगे। लगभग 1 घंटे बाद तीनों अपने विला पर पहुंचे। अ मैंशन 20,000 स्क्वायर फीट में फैला ये मैंशन किसी महल से कम नहीं था। मैंशन के साइड में ही एक और खूबसूरत विला था जो सर्वेंट क्वार्टर था। करण की कार देखते ही गार्ड ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। एक के बाद एक लगभग 10 कार मैंशन के दरवाजे से अंदर चली गई। बाकी की कार में गार्ड्स थे जो हॉस्पिटल के थोड़ी दूर बाद ही उनके साथ चलने लगे थे। करण ने कार मैंशन के बाहर रोकी, फिर तीनों कार से बाहर आके मैंशन के अंदर चले गए। मैंशन के गार्ड आर्या को देख हैरान और खुश दोनों हो गए, मगर कुछ भी कहने की हिम्मत उन लोगों में नहीं थी। 4 मंजिल का मैंशन चारों ओर से पेड़ पौधों से ढका हुआ था। जितना बाहर से खूबसूरत था उससे कई गुना ज्यादा अंदर से खूबसूरत था। उन तीनों के अंदर आते ही वहां काम कर रही सर्वेंट की हेड रीटा आंटी ने जैसे ही आर्या को देखा, उन्होंने हैरानी से अपने मुंह को ढक लिया। वही उनकी आंखों से आंसू भी बह निकले। शब्द जैसे गले में अटक गए थे उनके। उन्हें ऐसे देख आर्या मुस्कुराकर उनके पास गई और फिर उनके गले लग प्यार से बोली, कैसी है आप आंटी? मिस रीटा ने अपने कपकपाते हाथ उसके माथे पर रखे और धीरे से सहला दी। उनसे अब भी कुछ कहा नहीं जा रहा था। आखिर 17 सालों से वो आर्या के साथ थी। आर्या की मां का हर एक फर्ज उन्होंने निभाया था। जब आर्या के साथ कोई नहीं था तब सिर्फ मिस रीटा ही उसके पास थी। मिस रीटा ने आर्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोलने की कोशिश करते हुए बोली, आर्या बेबी आप। आर्या उनकी बात बीच में काटते हुए टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठा उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं एकदम ठीक हूँ आंटी, आप पहले पानी पीजिए। आर्या ने उन्हें पानी पिलाया और फिर उन्हें सोफे पर बैठा के खुद भी उनके पास बैठ गई। मिस रीटा प्यार से उसे देखते हुए बोली, बेबी आपको होश कब आया?
आर्या नॉर्मली बोली, कल। मिस रीटा करण और मीरा को घूरते हुए बोली, तुम दोनों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा के बेबी को होश आ गया है। उनकी बात सुन करण जल्दी से उन्हें समझते हुए बोला, अरे आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल इस होश आया जरूर था मगर ये फिर से बेहोश हो गई। डॉक्टर भी कंफर्म नहीं थे, बस इसलिए नहीं बताया, इसे आज सुबह ही होश आया है। उसकी बात सुन मिस रीटा शांत हुई, फिर आर्या को देख प्यार से बोली, आर्या बेबी आप रूम में जाओ, रेस्ट करो, मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। खाने का नाम सुन आर्या जल्दी से अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोली, ठीक है जल्दी आएगा, मुझे भूख लग रही है, और हाँ आलू के पराठे बनाना आंटी। तभी मीरा मना करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुन मिस रीटा और आर्या उसे देखने लगी, तो मीरा अपने बात पूरी करते हुए बोली, अभी अभी कोमा से उठी हो, डॉक्टर ने तुम्हें अभी कुछ हल्का खाने को बोला है, आलू के पराठे कुछ दिन बाद खा लेना। आर्या जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी मिस रीटा वहां से उठते हुए बोली, मीरा बेबी सही कह रही है, आर्या बेबी अभी आपको हल्का खाना खाना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए वेजिटेबल सूप बना रही हूँ। तभी करण की आवाज आई, आंटी मेरे और मीरा के लिए भी हल्का खाना बनाना, वरना ये जल्लाद हमें चैन से खाना तक नहीं खाने देगी। उसकी बात सुन मिस रीटा हंसते हुए किचन में चली गई, वही आर्या उसे घूरते हुए लिफ्ट में चली गई और सीधा 4th फ्लोर पर रुकी, जो सिर्फ उसका फ्लोर था। रात में डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। वही आर्या अपने रूम की बालकनी में खड़ी कॉफी पी रही थी, साथ ही कुछ सोच रही थी। उसने अपने होठों पर एक डेविल स्माइल लाते हुए कहा, मैंने कहा था तुमसे कि मैं वापस जरूर आऊंगी, एंड नाउ आई एम कमिंग बैक। 3 दिन बाद आर्या, करण और मीरा तीनों प्राइवेट जेट में बैठ हुए थे। वही जेट इंडिया जाने के लिए अपनी उड़ान भर चुका था। वही आर्या अपनी सीट पर लीन होके बैठी हुई थी। भले ही इस वक्त उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे, मगर एक अनकहा दर्द उसके दिल में उठ रहा था, जिसे वो चाह के भी दूर नहीं कर पा रही थी। इंडिया, मुंबई। मुंबई का एक पोश एरिया जहां केवल 3 फैमिली का राज है, राठौड़, रघुवंशी और ठाकुर। राठौड़ मैंशन, रघुवंशी मैंशन और ठाकुर मैंशन तीनों साथ में बने हुए थे। तीनों घरों का मेन दरवाजा एक ही था और गार्डन भी, बस तीनों मैंशन अलग अलग थे। पहले ठाकुर मैंशन था, फिर राठौड़ मैंशन और उसके बाद रघुवंशी मैंशन था। वैसे आज राठौड़ मैंशन में काफी चहल पहल थी, आखिर हो भी क्यों नहीं, 3 साल बाद उनके बच्चे घर आने वाले थे, तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड गए हुए थे, और अब अपनी पीजी इंडिया से कंप्लीट करने वाले थे। वैसे तो तीनों फैमिली के बच्चे आने वाले थे, मगर तैयारियां सभी बच्चों के आने की राठौड़ मैंशन में हो रही थी। 45 साल के आसपास की एक औरत सर्वेंट से जल्दी जल्दी हाथ चलाने के किए बोल रही थी। वो जल्दी से किचन में गई और बोली, शिविका क्या तुमने पास्ता बना लिया है? तुम्हें पता है ना उसे पास्ता कितना पसंद है। तभी पीछे से आवाज आई, उसकी पसंद और नापसंद का कितना अच्छे से ख्याल है तुम्हें श्रद्धा, क्या तुम्हारी अपनी जन्म दी हुई बच्ची की पसंद नापसंद पता है तुम्हें? उस आवाज और बात को सुन श्रद्धा राठौड़ का चेहरा सख्त हो गया। वो बिना पीछे मुड़े बोली, माँ आज के शुभ दिन पर उस मनहूस श्रद्धा जी की पूरी बात होने से पहले ही एक तेज आवाज के साथ सब शांत हो गया। श्रद्धा जी डर से 2 कदम पीछे हो गई। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो शौर्य दादाजी गुस्से से उन्हें ही घूर रहे थे। वही उनके पीछे दादाजी और वीर दादाजी भी गुस्से से खड़े थे।
शौर्य दादाजी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोले, अपने शब्दों को अपने काबू में रखो श्रद्धा राठौड़, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरी बेटी हो। शुभ दिन है ना आज, तो शुभ शुभ बोलो। मेरी गुड़िया के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम उसकी कुछ नहीं लगती तो बेहतर होगा, जिसकी लगती हो सिर्फ उसके बारे में बोलो। इतना बोल वो वही रखे सोफे पर बैठ गए। तभी दरवाजे से आवाज आई, मॉम। आवाज सुन श्रद्धा के उखड़े हुए चेहरे पर स्माइल आ गई। वो भाग के दरवाजे की ओर गई जहां एक 21 साल की लड़की खड़ी थी। उसे देखते ही श्रद्धा जी ने झट से उसे गले लगा लिया। वो लड़की भी खुशी से उनके गले लग गई। तभी पीछे से आवाज आई, हम भी है। सबने उस तरफ देखा जहां तीनों फैमिली के बाकी के बच्चे खड़े थे। वो जैसे ही अंदर आने को हुए कि तभी सिम्मी जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको। सारे बच्चे उनकी बात सुन रुक गए। सिम्मी जी ने अपनी बड़ी बहू निशा राठौड़ को देख कहा, निशा पहले बच्चों की आरती करो, उसके बाद ये अंदर आएंगे। तभी एक सर्वेंट आरती के थाल लेके आ गई। निशा जी ने एक एक कर सभी बच्चों की आरती उतारी। तीनों दादाजी सोफे पर बैठे हुए थे। तभी दादाजी के पास उन्हीं की उम्र का एक व्यक्ति आए जो तीनों मेंशन के सर्वेंट के हेड थे। राम दुलारे जी वैसे तो सर्वेंट है, मगर तीनों घर में इनका बहुत आदर है। तीनों घर में किसी की भी उतनी हिम्मत नहीं कि इनसे ऊंची आवाज में बात करे। यहाँ तक कि तीनों दादाजी भी इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। आखिर इन तीनों के बचपन के दोस्त जो है, 20 सालों से ये और इनकी पत्नी यही काम करती है। इनकी कोई औलाद नहीं थी, अकेले रहते थे, तो इनके ही भाई इन्हें परेशान करने लगे। जब ये बात तीनों दादाजी को पता चली तो बस ले आए उन्हें अपने साथ। मगर राम दुलारे जी भी बड़े आत्मसम्मानी व्यक्ति थे, इसलिए काम करने की जिद पर अड़ गए। मगर तीनों दोस्त को उनके घर में सर्वेंट बन के काम करना नागवारा था, इसलिए सिम्मी दादी जी ने बीच का ऑप्शन निकाल के उन्हें और उनकी वाइफ को तीनों घरों का हेड सर्वेंट बना दिया, जिनका काम बस सर्वेंट के काम का ध्यान रखना था। राम दुलारे जी और उनकी प्यारी पत्नी रजनी जी भी इस काम के लिए मान गए। तीनों दादाजी को तो इससे भी ऐतराज था, मगर राम दुलारे जी ने अपनी दोस्ती का वास्ता देके मना लिया। अब आते हैं कहानी पर। राम दुलारे जी धीरे से दादाजी के कान में बोले, ओह बुढ़ाओ, तूने आज वो 5वां फ्लोर अच्छे से सेट करने के किए क्यों कहा? वो पूरा फ्लो तो आर्या बिटिया का। ये बोलते बोलते ही वो खामोश हो गए। उन्होंने अविश्वास से दादाजी की ओर देखा तो दादाजी मुस्कुरा उठे। राम दुलारे जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दादाजी ने उनके हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा, बूढ़े अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख, वरना सबको शक हो जाएगा। उनकी बात सुन राम दुलारे जी ने घूर के एक नजर उन्हें देखा, फिर अपने आंसू पोंछ लिए। वो जाके साइड में खड़े हो गए। तभी उनके पास उनकी पत्नी रजनी जी आई और उन्हें देख बोली, क्या हुआ दुलारे जी, आप रो क्यों रहे हैं? राम दुलारे जी ने उन्हें देखा और बोले, रज्जो एक काम करो, एक थाली और आरती की सजा दो। रजनी जी उन्हें असमंजस में देखते हुए बोली, एक थाली और पर क्यों, सभी बच्चों की आरती तो हो गई है ना, फिर किसके लिए आरती की थाली चाहिए? राम दुलारे जी ने सर हिलाते हुए कहा, अरे बाबा, अभी मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना करो, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रजनी जी ने एक नजर उन्हें देखा, फिर किचन में चली गई। इधर एक शख्स साइड सोफे पर बैठा एकटक दीवार पर लगी एक तस्वीर को निहार रहा था, जिसमें केवल को अकेली बच्ची थी और बड़ी क्यूटली पॉज देके अपनी फोटो क्लिक करवा रही थी।
उसकी बड़ी बड़ी और साफ डार्क ब्राउन आइज बहुत प्यारी लग रही था। 6 इंट्रोडक्शन। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर सुने जिससे आपको आगे कहानी में कोई भी कैरेक्टर को जानने में मुश्किल ना हो। मैंने हर कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया था ताकि कहानी को भी समझने में आसानी हो, इसलिए प्लीज इस पार्ट को पूरा सुनना। कहानी की नायिका आर्या राठौड़, आयु उम्र 20 साल, हाइट 5 फीट 7 इंच, रंग गोरा सफेद डॉल की तरह, आंखें डार्क ब्राउन, काले हल्के घुंघराले बाल जो कमर तक आते हैं। छोटा सा मासूम चेहरा, मगर वो बात अलग है कि इनका मासूमियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। 3 साल की उम्र में ही परिवार ने उन्हें खुद से अलग कर दिया। क्यों कर दिया ये आपको कहानी में पता चलेगा। इनके आईक्यू लेवल की बात करें तो शायद ही इस धरती पर ऐसा होगा जो इनका मुकाबला कर सके। वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस वुमन और माफिया क्वीन जो क्वीन के नाम से जानी जाती है। इनका नाम काफी है किसी की रूह को कांपने पर मजबूर करने के लिए। वैसे इनकी पर्सनैलिटी एक ऐती के बच्चे जैसी है। दिखने में भले ही कितनी भी क्यूट हो मगर असल में उससे 1000 गुना ज्यादा खतरनाक। इनकी कुछ और भी आइडेंटिटी है जो कहानी में पता चलेगी। राज राठौड़ ये आर्या के दादाजी है। उम्र 75 साल मगर दिखने में आज भी 50 के लगते हैं। स्वभाव से एकदम कड़क मगर अपनी पत्नी और आर्या के लिए ये बहुत सॉफ्ट है और प्यार भी ये इन दोनों से ज्यादा करते हैं। राठौड़ अंपायर को यही संभालते हैं। 55 साल पहले इन्होंने राठौड़ अंपायर की नींव रखी थी और इनकी मेहनत से आज वो एशिया की नंबर 1 कंपनी है। उनके अंडर बहुत सी कंपनी आती है जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी, डिजाइनर कंपनी। इंडिया में कई होटल और मॉल इन्हीं के हैं। इन्होंने अपनी कंपनी अपने बेटों को नहीं दी थी, उनकी खुद की कंपनी है। राठौड़ अंपायर के सीईओ और चेयरपर्सन यही है। सिमरन राठौड़ ये आर्या की दादी है। उम्र 73 साल मगर अपने आप को काफी मेंटेन किया है उन्होंने। स्वभाव से शांत मगर गुस्सा इनका दादाजी से भी ज्यादा खतरनाक है। ये अपनी पोती आर्या से बहुत प्यार करती है। जब से इनकी पोती घर से गई थी इन्होंने अपने पति के अलावा अपने परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं की। ये भी अपने पति का उनके बिजनेस संभालने में हेल्प करती है। राज राठौड़ और सिमरन राठौड़ के 3 बेटे हैं। आनंद राठौड़ ये आर्या के बड़े पापा है। उम्र 55 साल, स्वभाव से शांत है, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। जब आर्या छोटी थी तो सबसे ज्यादा प्यार ये उससे ही करते थे, अपने बच्चों से भी ज्यादा, मगर बाद में उन्होंने उससे अपना मुंह मोड़ लिया। ये पहले मिलिट्री से थे मगर अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। इनकी वेपन की कंपनी है जो इंडियन आर्मी को वेपन प्रोवाइड करवाती है। निशा राठौड़ आनंद राठौड़ की पत्नी और आर्या की बड़ी माँ। उम्र 50 साल, दिखने में काफी खूबसूरत है। ये आर्या से बहुत प्यार करती थी मगर 17 साल पहले इनके मन ने आर्या के लिए कड़वाहट भर गई। आनंद जी और निशा जी के 2 बच्चे हैं। आर्यन राठौड़ आनंद जी का बड़ा बेटा। उम्र 30 साल, स्वभाव से थोड़े नर्म थोड़े सख्त, दिखने में काफी हैंडसम, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। आनंद जी की कंपनी अब आर्यन ही संभालते हैं और ये इंडिया की बेस्ट वेपन कंपनी है। रूही आर्यन राठौड़ ये आर्यन की पत्नी है। उम्र 28 साल, दिखने में काफी खूबसूरत है। ये अनाथ थी और आर्यन की कंपनी में उसकी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। काफी स्वाभिमानी लड़की है और यही चीज आर्यन को भा गई। उसने घर पर बात की तो सब मान गए और फिर आर्यन ने रूही को प्रपोज करके
उससे शादी कर ली। रूही को पहले डर लगा मगर फिर परिवार का स्वभाव देख वो सब में घुल मिल गई। अंश राठौड़, आर्यन और रूही का बेटा। उम्र 5 साल। दिखने में काफी क्यूट है मगर स्वभाव में अपने पिता से भी ज्यादा सख्त। ये घर में केवल अपनी माँ और दादाजी और दादी जी को छोड़ ज्यादा किसी से बात नहीं करते। अपने पापा से भी नहीं। ये अपने में ही मशरूफ रहते हैं और अगर कोई जबरदस्ती इनसे घुलने मिलने की कोशिश करता है तो फिर इनका गुस्सा अलग ही केवल का होता है। अनाया राठौड़, ये आनंद जी की बेटी है। उम्र 26 साल। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, स्वभाव से शांत, परिवार से प्यार करने वाली। ये लॉयर है। इंडिया के टॉप 3 बेस्ट लॉयर में इनका नाम आता है। आदित्य राठौड़, आर्या के पापा, राज राठौड़ के दूसरे बेटे। उम्र 50 साल मगर वेल मेंटेन बॉडी जो उन्हें 35 का ही दिखाती है। घर में दादाजी के बाद कोई अपनी सख्ती के लिए जाना जाता है तो यही है। ये मुंबई के डीएम जिलाधिकारी है कहानी में। साथ में इनका नाम दुनिया के टॉप 5 बेस्ट पेंटर में भी आता है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और साथ में अपनी पत्नी और अपनी बेटी से भी। अब किस बेटी से ये आपको आगे पता चलेगा। श्रद्धा आदित्य राठौड़, आर्या की मां, राठौड़ परिवार की दूसरी बहू। उम्र 47 साल मगर दिखने में आज भी बला की खूबसूरत है। स्वभाव में दिल की अच्छी है पर थोड़ी घमंडी भी। सबसे ज्यादा अपने बच्चों और अपने पति से बहुत प्यार करती है। इनके 3 बच्चे हैं मगर ये केवल 2 को ही अपना मानती हैं। अर्नव राठौड़, आर्या का बड़ा भाई, आदित्य जी और श्रद्धा जी का बड़ा बेटा। उम्र 24 साल। गोरा रंग, परफेक्ट फीचर, वेल मेंटेन बॉडी, हाइट 6 फीट 1 इंच। स्वभाव अपने पिता के जैसा मगर अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करते हैं। मायरा राठौड़, आदित्य जी और श्रद्धा जी की बेटी। उम्र 21 साल। दिखने में सुंदर है। हाइट 5 फीट 3 इंच। अपनी बॉडी को एकदम मॉडल की तरह मेंटेन किया हुआ है। स्वभाव तो आप कहानी में ही जान लेना। अब्रॉड में अपना बीएससी कंप्लीट किया है। इनका सपना डॉक्टर बनना है। अश्विन राठौड़, आर्या के चाचा जी, राज राठौड़ के छोटे बेटे। उम्र 45 साल मगर बॉडी को ऐसे मेंटेन किया है कि 30 के नजर आते हैं। आखिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग जो है। आज तक इनकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। लड़कियां आज भी इन्हें एक नजर देखने के लिए तरसती है मगर ये सिर्फ अपनी पत्नी पे ही मरते हैं। स्वभाव से ये काफी मजाकिया है मगर थोड़े सख्त भी है। परिवार से बहुत प्यार करते हैं। शिविका अश्विन राठौड़, आर्या की चाची, राठौड़ परिवार की छोटी बहू। उम्र 44 साल। स्वभाव से काफी चंचल है और थोड़ी मुनहफट भी। दिखने में सुंदर है। अपने पति और सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है। अश्विन जी और शिविका जी के 3 बच्चे हैं। अक्षत राठौड़, अश्विन जी का बेटा। उम्र 21 साल। हाइट 6 फीट, गोरा रंग, वेल मेंटेन बॉडी, एकदम कोरियन टाइप हैंडसम बॉय। बात करें स्वभाव की तो उन्हें अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये नफरत करते हैं उनसे। दादाजी और दादी जी से भी केवल काम की बात करते हैं। ये भी अब्रॉड में पिछले 5 सालों से थे। फिलहाल इन्होंने इंडिया के ही बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एमएससी में अपना एडमिशन करवाया है। ये बेस्ट फुटबॉलर भी है और साथ में इन्हें रेसिंग का भी बहुत शौक है। आरव राठौड़ और अविका राठौड़, ये अक्षत के भाई बहन हैं, दोनों जुड़वा है। उम्र 18 साल।
दिखने में दोनों ही काफी क्यूट है। स्वभाव में दोनों ही अपनी माँ पर गए हैं। घर को सारा दिन सर पर उठाना इनका पसंदीदा काम है। अभी अभी दोनों ने अपनी 12th कंप्लीट की है और इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। दोनों पढ़ने में काफी होशियार है। इनकी मायरा दीदी इनके लिए इनकी मेंटोर है। मायरा से ये दोनों बहुत प्यार करते हैं। कहानी के नायक रिधम रघुवंशी, उम्र 24 साल, गोरा रंग, शार्प जो लाइन, परफेक्ट फेशियल फीचर, 8 एब्स वाली बॉडी के मालिक, हाइट 6 फीट 4 इंच। कामदेव देव को भी पीछे छोड़ के ऐसे इंसान है ये। दूसरों के लिए हार्टलेस पसंद मगर अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। इनके बहुत से राज है जो हम कहानी में जानेंगे। वीर रघुवंशी, रिधम के दादाजी, उम्र 75 साल, मगर इतनी उम्र के लगते नहीं है। स्वभाव से सख्त, आखिर मिलिट्री ने जो रह चुके हैं। रिटायर कर्नल, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं मगर इन्हें सबसे ज्यादा प्यारी आर्या है। वृंदा रघुवंशी, वीर जी की पत्नी, उम्र 74 साल, स्वभाव में शांत सरल। इन्हें अच्छे और बुरे इंसान की बहुत अच्छे से परख है। ये अपने परिवार को कभी भी अपने मन की करने से नहीं रोकती मगर फिर होता वही है जो ये चाहती है। अपने परिवार से बहुत प्यार करती है मगर फिर उनके कुछ गलत फैसले लेने पर गुस्सा भी बहुत होती है। इन्हें सबसे ज्यादा प्यार अपनी आर्या से है। वीरे जी और वृंदा जी के 2 बेटे हैं। रुद्रांश रघुवंशी, वीरे जी के बड़े बेटे, उम्र 51 साल, वेल मेंटेन बॉडी, आज भी काफी हैंडसम दिखते हैं। स्वभाव से काफी हंसमुख है मगर परिवार के लिए बाहर तो उन्हें लोग एक क्रूअल इंसान के नाम से जानते हैं। रघुवंशी ग्रुप ऑफ कंपनी 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहली मैनेजमेंट कंपनी जो ये संभालते हैं, दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इनके छोटे भाई संभालते हैं। ये और आदित्य जी बचपन के दोस्त है। मयूरी रुद्राक्ष रघुवंशी, रिधम की माँ, उम्र 48 साल, मगर आज भी बहुत खूबसूरत दिखती है। स्वभाव थोड़ा शांत, थोड़े गुस्सैल। इन्हें झूठ से सख्त नफरत है। ये श्रद्धा जी की बेस्ट फ्रेंड है। ये चाहती है कि श्रद्धा की बेटी इनकी बहू बने। अब कौन सी बेटी ये आगे पता चलेगा। ऋषभ रघुवंशी, रिधम के चाचा, वीर जी के छोटे बेटे, उम्र 46 साल, ये आज भी काफी हैंडसम दिखते हैं। स्वभाव बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसा। ये रुद्राक्ष जी से बहुत प्यार करते हैं। अपने बड़े भाई की बात इनके लिए पत्थर की लकीर है। ये रघुवंशी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हैं जो रघुवंशी ग्रुप ऑफ कंपनी का दूसरा हिस्सा है। जसविंदर ऋषभ रघुवंशी, जस्सी, उम्र 44 साल, ये पंजाबी है। वृंदा जी को इनका स्वभाव बहुत पसंद आया था इसलिए उन्होंने बिना जात पात देखे अपने छोटे बेटे की शादी कर दी थी। ऋषभ जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जस्सी जी थोड़ी गुस्सैल और चंचल स्वभाव की महिला है। इंसान की नजरों से पहचान जाती है कि वो कैसा है। ये अपने पति से बहुत प्यार करती है। इनके 2 बच्चे हैं, राघव रघुवंशी और राम्या रघुवंशी। ये दोनों जुड़वा है। राघव राम्या से 20 मिनट बड़ा है। उम्र 21 साल। दोनों भले ही जुड़वा हो मगर शक्ल और स्वभाव में दिन रात का अंतर है। जहां राघव अपने पापा पर गया है तो वही राम्या अपनी मां पर। राघव शांत और थोड़े चुलबुले स्वभाव का लड़का है मगर वही राम्या एक घमंडी लड़की है। वैसे इसके ऐसे होने में भी इसके परिवार का हाथ है।
रघुवंशी खानदान की इकलौती प्रिंसेस होने की वजह से सब उसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखते हैं। और सबसे ज्यादा तो रुद्राक्ष जी, ऋषभ जी, रिधम और राघव। अगर राम्या कोई भी गलती कर दे तो ये चारों हमेशा राम्या की ही साइड लेते हैं। राम्या और मायरा बेस्ट फ्रेंड है। ठाकुर फैमिली। शौर्य ठाकुर आर्या के नाना जी। उम्र 74 साल। रोबीला अंदाज, स्वभाव से कड़क। ये श्रद्धा जी के पापा है। ठाकुर इंडस्ट्री की नींव इनके पिताजी ने रखी थी। ये अपनी पिता के इकलौती संतान थे, इसलिए इन्होंने ठाकुर इंडस्ट्री की बागडोर अपने हाथों में ले ली। राठौड़ अंपायर के जैसे ही ठाकुर इंडस्ट्री भी एशिया की नंबर 1 कंपनी है। ये सबसे ज्यादा प्यार अपनी पत्नी और अपनी नातिन आर्या से करते हैं। रागिनी शौर्य ठाकुर आर्या की नानी माँ, उम्र 72 साल। स्वभाव से काफी कड़क, मगर अपनी नातिन आर्या के लिए काफी सॉफ्ट है। जान बसती है उनकी आर्या में। पहले ये फिजिक्स की प्रोफेसर थी मगर अब रिटायर हो चुकी है। अपने पति से बहुत प्यार करती है। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की श्रद्धा राठौड़, संजय ठाकुर आर्या के मामा जी, शौर्य जी के बेटे। उम्र 50 साल। दिखने में काफी हैंडसम, स्वभाव से मजाकिया, सिर्फ अपने परिवार के लिए। किसी जमाने में ये और आदित्य जी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे मगर अब ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। ये सिर्फ रुद्राक्ष जी से बात करते हैं क्योंकि ये भी उनके बेस्ट फ्रेंड है। ये डीजीपी पुलिस महानिदेशक है और अपनी भांजी आर्या से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से भी ज्यादा। मगर परेशान भी सबसे ज्यादा वो उसी से होते हैं। सबकी हालत खराब करने वाले डीजीपी साहब की हालत उनकी भांजी खराब कर देती है। साक्षी संजय ठाकुर आर्या की मामी, उम्र 48 साल। स्वभाव शांत और थोड़ा रूड, दिखने में काफी खूबसूरत है। साक्षी जी, श्रद्धा जी और मयूरी जी, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थी। मगर कुछ साल पहले साक्षी जी ने श्रद्धा जी से मुंह मोड़ लिया। ये अपनी आर्या से बहुत प्यार करती है, अपने बच्चों से भी ज्यादा। आर्या भी इन्हें मामी की जगह माँ कहती हैं, बस उसके मुंह से ये एक शब्द सुन साक्षी जी बड़ी खुश होती है। संजय जी और साक्षी जी के 2 बच्चे हैं। सक्षम ठाकुर, उम्र 25 साल। दिखने ने हॉलीवुड हीरो को भी टक्कर दे। हाइट 6 फीट 2 इंच। स्वभाव काफी गुस्सैल, अब्रॉड से अपना MBA करके लौटे हैं। इन्हें बस ठाकुर फैमिली और रघुवंशी और राठौड़ फैमिली ने बस दोनों दादाजी और दादी जी से मतलब है। इन्हें अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं। आर्या ने तो जैसे जान बसती है इनकी, उस पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकते ये। बस इसीलिए इन्हें राठौड़ फैमिली के बाकी मेंबर से नफरत है, खासकर मायरा से। बचपन में ये अर्नव और रिधम के साथ ही रहते थे, लाइक बेस्ट फ्रेंड, मगर फिर उन दोनों से दूर हो गए। मीरा ठाकुर आर्या की बेस्ट फ्रेंड और करजन सिस्टर, ये संजय जी की छोटी बेटी है। उम्र 20 साल, दिखने में बहुत सुंदर, गोरा रंग, गोल चेहरा, उस पर बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल, हाइट 5 फीट 6 इंच। इन्हें भी राज राठौड़ और सिमरन राठौड़ को छोड़ बाकी सभी राठौड़ फैमिली के मेंबर से नफरत है। आर्या जान है इनकी और ये आर्या की। जब 3 साल की आर्या को लंदन भेजा गया था तब मीरा भी जिद करके उसके पास आ गई। दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। मीरा AR इंडस्ट्री की मैनेजर है। आर्या ने जब कंपनी स्टार्ट की थी तब उसने मीरा को बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कहा था, मगर मीरा ने मना कर दिया और वो मैनेजर बन गई।
करण शुक्ला आर्या बेस्ट फ्रेंड उम्र 21 साल। कोरियन टाइप हैंडसम बॉय, हाइट 6 फीट। स्वभाव सामने वाले पर निर्भर करता है कि वो कैसे करण से बात कर रहा है। जैसे सामने वाला बात करेगा करण भी उसे उसकी ही भाषा में जवाब देता है। आर्या, मीरा की करण से मुलाकात लंदन में हुई थी। करण भी उसी स्कूल में था जहां आर्या और मीरा थे, मगर करण से मिलने उसके कोई भी फैमिली मेंबर यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा भी नहीं आते थे। जब ज्यादा वक्त निकल गया तब आर्या ने पता लगाया तो बस इतना पता चला कि करण के मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। करण इंडिया आना चाहता था मगर आर्या ने उसे आने नहीं दिया। धीरे धीरे करण ने भी खुद को संभाल लिया आर्या और मीरा की मदद से। कंपनी स्टार्ट होने के समय से ही करण आर्या का पर्सनल असिस्टेंट है। तीनों दादाजी उसके बारे में जानते थे। शौर्य दादाजी ने उसे अडॉप्ट करने के लिए भी बोला था मगर उसने मना कर दिया। करण के लिए आर्या और मीरा खुद की जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 सक्षम का गुस्सा। एक बार फिर से नाम बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। कहानी की नायिका आर्या राठौड़। आर्या के दादाजी राज राठौड़। आर्या की दादी सिमरन राठौड़। आर्या के बड़े पापा आनंद राठौड़। आर्या की बड़ी माँ निशा राठौड़। आर्या के पापा आदित्य राठौड़। आर्या की माँ श्रद्धा राठौड़। आर्या के चाचा जी अश्विन राठौड़। आर्या की चाची शिविका राठौड़। आर्यन राठौड़ आनंद जी का बड़ा बेटा। रूही आर्यन राठौड़ आर्यन की पत्नी। अंश राठौड़ आर्यन रूही का बेटा। अनाया राठौड़ आनंद जी की बेटी। अर्नव राठौड़ आदित्य जी और श्रद्धा जी का बड़ा बेटा। मायरा राठौड़ आदित्य जी और श्रद्धा जी की बेटी। अक्षत राठौड़ अश्विन जी का बड़ा बेटा। आरवी राठौड़ और आरव राठौड़ अक्षत के छोटे भाई बहन। कहानी के नायक रिधम रघुवंशी। रिधम के दादाजी वीर रघुवंशी। रिधम की दादी माँ वृंदा रघुवंशी। रिधम के पापा रुद्राक्ष रघुवंशी। रिधम की माँ मयूरी रघुवंशी। रिधम के चाचा ऋषभ रघुवंशी। रिधम की चाची जसविंदर सिंह रघुवंशी जस्सी। राघव रघुवंशी और राम्या रघुवंशी ऋषभ जी के बच्चे। शौर्य ठाकुर आर्या के नाना जी। रागिनी ठाकुर आर्या की नानी। संजय ठाकुर आर्या के मामा। साक्षी संजय ठाकुर आर्या की मामी। सक्षम ठाकुर संजय जी का बड़ा बेटा। मीरा ठाकुर संजय जी की बेटी और आर्या की बेस्ट फ्रेंड। करण शुक्ला आर्या और मीरा के बेस्ट फ्रेंड। रामदुलारे जी और रजनी जी तीनों घरों के हेड सर्वेंट। अब चलते हैं कहानी पर। आरवी और आरव भाग के दादाजी के पास गए और जल्दी से सोफे पर बैठ उन्हें हग कर लिया। दादाजी ने भी मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ फेरा। आरवी मुस्कुराकर बोली, दादू आई मिस यू सो मच। दादाजी उसके माथे पर किस कर, मिस यू टू बच्चा। तभी आरव मुंह बना के बोला, दादू क्या आपने मुझे मिस नहीं किया। दादाजी ने आरव के माथे पर भी किस किया और प्यार से बोले, मिस यू टू आरू। आरव के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। रिधम और अर्नव ने भी तीनों दादाजी और दादी माँ का आशीर्वाद लिया। मायरा भी मुस्कुराकर आगे आई और दादाजी से बोली, कैसे है आप दादू। इतना बोल वो जैसे ही उनके गले लगने को हुई कि तभी वो थोड़ा पीछे हट गए। ये देख मायरा का खिलता हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। तीनों दादी पहले ही सोफे पर से उठ के साइड में हो गई थी। तभी सीढ़ियों से आवाज आई, प्रिंसेस।
आवाज सुन मायरा का चेहरा फिर से खिल उठा। वो भाग के सीढ़ियों के पास गई और आदित्य जी के गले लग गई और चिल्ला के बोली, आई मिस यू डैड। आदित्य जी उसके सर को सहला के, मिस योर टू प्रिंसेस। आदित्य जी का मायरा के लिए ये प्यार देख दादाजी के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वही शौर्य दादाजी ने गुस्से से अपना सर घुमा लिया। वीर दादाजी बिना किसी भाव के बस बैठे थे। आदित्य जी मायरा को लेके नीचे आए। तभी मायरा की नजर दरवाजे पर गई। वो खुशी से बोली, सक्षम भाई। सबने उस ओर देखा जहां सक्षम खड़ा था। सक्षम को देख सब मुस्कुरा उठे। वही मायरा जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, भाई आप भी आ जाने वाले थे, आपने हमें बताया क्यों नहीं आप। मगर उसकी बात बीच में ही काटते हुए सक्षम अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे नहीं पता था मिस मायरा राठौड़ के मुझे अपने ही घर आने के लिए पहले तुम्हें बताना पड़ेगा। उसकी बात सुन मायरा के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी बात को सही करते हुए कहा, नहीं नहीं भाई आप मुझे गलत। मगर ये क्या। सक्षम तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर अंदर आने लगा। मगर तभी साक्षी जी ने उसे रोक दिया। उनके हाथ में आरती की थाली थी। उन्होंने अपनी नम आंखों से उसकी आरती उतारी। उन्होंने थाली पास खड़ी सर्वेंट को दे दी। सक्षम ने उन्हें पैर छुए तो साक्षी जी ने उसे गले से लगा लिया। सक्षम भी मुस्कुरा उठा। तभी मायरा धीरे से बोली, सक्षम भाई आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। सक्षम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर लाल आंखों से मायरा को घूरते हुए बोला, तुम्हारा ये सो कॉल्ड परिवार राठौड़ फैमिली की ओर इशारा कर आर्या से इतनी नफरत करता है। क्या आर्या ने कभी इनसे ये पूछा कि ये लोग क्यों उससे इतनी नफरत करते हैं। नहीं न तो तुम अपना ये सवाल अपने पास रखो। और कितनी बार कहा है मैंने, ये मेरे साथ जबरदस्ती का रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो। क्या मेरी इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। सक्षम की बात सुन जहां मायरा का चेहरा फीका पड़ गया, वही राठौड़ परिवार के चेहरे सख्त हो गए। हर किसी के चेहरे पर कुछ भाव आके गुजर गए। मायरा ने भरी आंखों से उन सब की ओर देखा तो सब उसकी आंखों में आंसू देख जैसे सब भूल गए। निशा जी और श्रद्धा जी जल्दी से उसके पास आ गई। श्रद्धा जी ने उसे गले से लगा लिया। वही अर्नव गुस्से से बोला, सक्षम मेरी बहन से अपनी लिमिट में रह के बात करो। तुम्हारी बातों से मेरी गुड़िया हट हो रही है। उसकी बात सुन सक्षम ने एक नजर अर्नव को देखा, फिर ताली बजाते हुए जोर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, क्या खूब बात कही है तुमने अर्नव राठौड़। मेरी बातों से तुम्हारी ये नाजुक 21 साल की गुड़िया हट हो रही है। इतना बोल वो फिर से हंसने लगा। वही सब उसे ही देख रहे थे। तभी सक्षम एकदम से रुका और अपने दांत पीसते हुए अर्नव से बोला, शायद तुम भूल गए हो, चलो कोई बात नहीं मैं याद दिलाता हूँ। तो सुनो अर्नव राठौड़, 17 साल पहले एक 3 साल की बच्ची को इससे कई गुना ज्यादा तुम अपने शब्दों से हट कर चुके हो। और सिर्फ तुम ही नहीं, इस घर में केवल 3 लोगों को छोड़ के हर शख्स उसे अपने शब्दों से हट कर चुका है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे तुम। उसकी इस बात पर सब खामोश रह गए। तभी श्रद्धा जी गुस्से से बोली, वो लड़की इसी लायक। मगर उनकी बात पूरी होने से पहले ही सक्षम ने तेज आवाज में कहा, आर्या। आर्या राठौड़ नाम है उसका, मिसेस श्रद्धा राठौड़। आप चाहे माने या ना माने मगर वो राठौड़ खानदान का खून है। मिस्टर आदित्य राठौड़ और मिसेस श्रद्धा राठौड़ की बायोलॉजिकल बेटी, ना कि गोद ली हुई। ये आखिरी लाइन उसने मायरा को देख कही थी।
उसकी आखिरी लाइन सुन मायरा का चेहरा सफेद पड़ गया, वही बाकी के घर वालों का चेहरा सख्त हो गया। तभी इतनी देर से चुप आदित्य जी गुस्से से बोले, सक्षम ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मेरी प्रिंसेस के लिए? जरूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही अपना हो, कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर होते हैं। उनकी बात सुन सक्षम तंज भरी मुस्कुराहट से बोला, बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर आदित्य राठौड़ के कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर होते हैं और कभी कभी अपनों को भी पराया कर दिया जाता है। चैट सरप्राइज। अब आगे। इतना बोल सक्षम अपने दादाजी शौर्य ठाकुर की ओर मुड़ के बोला, दादू मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोल वो वहां से जाने लगा, तभी पीछे से राज दादू की आवाज आई, सक्षम रुको। उनकी आवाज सुन सक्षम रुक गया। राज राठौड़ ने उसे अपने पास बुलाया। सक्षम उनके पास गया, फिर उनके पैर छू लिए। उसने वीर दादाजी के भी पैर छुए, फिर तीनों दादी के। उसके बाद वो अपने पापा के गले लग। तभी दादाजी के नजर सीढ़ियों पर पड़ी जहां अक्षत ऊपर जा रहा था। इतनी देर यहाँ का ड्रामा देख उसका दिमाग खराब हो गया था। फिर अर्नव आदित्य जी की बातों ने उसके गुस्से में इजाफा कर दिया। वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी दादाजी के आवाज आई, अक्षत जरा नीचे आना। दादाजी की आवाज सुन अक्षत चुपचाप नीचे आ गया। वही अश्विन और शिविका जी अपने बेटे को देख रहे थे जिसे 17 साल हो गए थे। इन 17 सालों में उसने उन दोनों से एक शब्द नहीं कहा था। दादाजी सक्षम और अक्षत के कंधों पर हाथ रख बोले, जाइए और फ्रेश होके वापस यही आएगा, आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। दोनों सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगे। दादाजी मुस्कुराकर बोले, पहले फ्रेश होके आइए, उसके बाद खुद देख लेना। दोनों अपना सर हिला के अपने अपने रूम में चले गए। तभी दादी जी उनके पास आई और उन्हें घूरते हुए बोली, ऐसा क्या सरप्राइज है, हमें भी बताइए। दादाजी मुस्कुराकर बोले, सिर्फ उन दोनों के लिए ही नहीं, आप तीनों दादी की ओर इशारा करके लिए भी सरप्राइज है। उनकी बात सुन सिमरन दादी जी राज दादाजी को, रागिनी नानी जी शौर्य नाना जी को और वृंदा दादी जी वीर दादाजी को घूरने लगे। तीनों दादाजी उनके ऐसे घूरने से जल्दी से अपने अपने रूम में भाग गई। वैसे तीनों फैमिली के लिए तीनों घरों में रूम थे, तो किसी को भी रुकने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। वही बाकी के लोग एक दूसरे को देखने लगे। रुद्राक्ष जी रिधम के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रख बोले, और बरखुरदार अब क्या करने का इरादा है? रिधम ने उन्हें देखा, वो कुछ कहता उससे पहले ही राम्या जो वही खड़ी थी खुशी से बोली, बड़े पापा अब तो आप जल्दी से भाई और मायरा की सगाई करा दीजिए। वैसे भी उनका रिश्ता तो पक्का 3 साल पहले ही हो गया था और भाई ने भी हाँ कर दिया था, तो अब किस बात की देरी, चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए, ताकि मायरा मेरी भाभी बनके हमारे घर आ सके। राम्या जी बात सुन जहां मायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया, वही रिधम का चेहरा एक्सप्रेशन लेस। राम्या की बात सुन रुद्राक्ष जी भी कुछ सोच में पड़ गए। श्रद्धा जी आगे आते हुए बोली, राम्या सही कह रही है भाई साहब, मुझे लगता है हमें रिधम और मायरा की सगाई कर देनी चाहिए। रुद्राक्ष जी ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोले, माँ इस बारे में आपका क्या ख्याल है? वृंदा ने एक नजर उन्हें देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। संजय जी और साक्षी जी भी अपने रूम में चले गए। ये देख सब शांत हो गए। तभी सिमरन जी की आवाज गूंजी, ये सगाई नहीं होगी। सब हैरानी से उन्हें देखने लगे, मगर रिधम का फेस अब भी वैसा ही एक्सप्रेशन लेस था।
वही दादी की बात सुन मायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देख अर्नव जल्दी से उसके पास आया और उसे अपने गले से लगाते हुए दादी से बोला, ये आप क्या बोल रही है दादी? आप जानती है ना मायरा रिधम से प्यार करती है। वैसे भी इनका रिश्ता तो 3 साल पहले ही पक्का हो गया था। तभी दादी तेज आवाज में बोली, रिश्ता पक्का तो 20 साल पहले भी हुआ था अर्नव। पर खैर छोड़ो, मैं उस बारे में बात करना नहीं चाहती। मैं बस इतना कह रही हूँ कि पहले इस घर की बड़ी बेटी अनाया की शादी होगी, उसके बाद तुम्हें इन दोनों के रिधम और मायरा की ओर इशारा करके सगाई करनी है, शादी करनी है, जो करना है करना। अब मेरे इस फैसले के बाद तुम्हारी प्यारी गुड़िया रोए, चिल्लाए, कुछ भी करे, आई डोंट केयर। और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी लाइन दादी ने सबको वार्निंग भरी नजरों से देखते हुए कही थी, फिर वो भी अपने रूम में चली गई। वही नानी माँ भी उठ के किचन में चली गई। उनके जाने के बाद अनाया, जो इतनी देर से शांत बैठी थी, वो मायरा के पास आई और उसके गाल पर हाथ रख प्यार से बोली, मायरा तुम टेंशन मत लो, मैं दादी से बात करूंगी कि तुम्हारी सगाई को न रोके। वैसे भी अभी तुम्हें अपना पीजी करना है तो उसके बाद तुम्हारी शादी होगी, मगर सगाई तो कर ही सकते हैं। तुम टेंशन मत लो, जल्द ही तुम्हारी और रिधम की सगाई होगी। तभी आदित्य जी बोले, नहीं अनाया बेटा, माँ ने जो कहा है सही कहा है, पहले तुम्हारी सगाई होगी, उसके बाद हम मायरा और रिधम की सगाई के बारे में सोचेंगे। मैं माँ की इस बात से एग्री हूँ। रुद्राक्ष जी बोले, मुझे भी उनकी बात सही लगी बेटा, हमें अभी कुछ वक्त के लिए रुक जाना चाहिए, वैसे भी जल्दी क्या है, तब तक मायरा तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। उनकी बात सुन मायरा ने हाँ में सर हिला दिया। तभी राम्या गुस्से से बोली, बड़े पापा, आदि अंकल, आप दोनों को हो क्या गया है? अरे जब खुद अनाया दी को इससे प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है इनकी सगाई से? और मेरी बात मानिए तो सिमरन दादी ये सगाई कभी भी नहीं होने देना चाहती। और वैसे भी मेरी दादी को तो बस उनकी वो से कोल्ड आ रहा। तभी साइड ने खड़ी जस्सी जी थोड़ी कड़क आवाज ने बोली, राम्या बिहेव योरसेल्फ। उनकी डांट सुन राम्या मुंह बना के बोली, मॉम मैंने क्या गलत कहा है? माना कि वो आर्या बचपन में काफी क्यूट दिखती थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अभी भी उतनी ही क्यूट और सुंदर हो। ना जाने अभी कैसी दिखती होगी। अगर अगली टाइप की हुई तो मायरा को देखिए, वो कितनी सुंदर है, उसकी जोड़ी भाई के साथ खूब जचेगी। राम्या की बात सुन मायरा के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। राम्या आगे बोली, और वैसे भी बचपन में उसने क्या किया था पता है ना आप सबको? उसने बाद में उसे अपनी भाभी तो बिल्कुल नहीं बना सकती। राम्या की बात सुन सभी के चेहरे सख्त हो गए। उनकी आंखों में एक गुस्सा नजर आने लगा था आर्या के लिए। वही रुद्राक्ष जी कुछ सोच रहे थे। रूही साइड में खड़ी सब सुन रही थी। ये आर्या नाम आज वो पहली बार इस घर में सुन रही थी। इधर नानी माँ को किचन में देख रजनी जी, राम दुलारे जी की पत्नी, अरे रागिनी दीदी आप यहाँ क्या कर रही है? अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नानी माँ सर हिला के बोली, जाने क्यों आज बड़ा दिल कर रहा है गुड़ की खीर बनाने का। रजनी जी हैरानी से बोली, क्या बोल रही हो दीदी? 17 साल हो गए आपको ये गुड़ की खीर बनाए हुए। जब से आर्या बिटिया यहाँ से गई तब से आपने ये खीर कभी नहीं बनाई, फिर आज क्या हुआ? नानी माँ अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में बांधते हुए बोली, बात तो तुमने सही कही रज्जो, मेरी आर्या को बड़ी पसंद थी ये गुड़ की खीर। और जब जब मैं इस खीर का नाम सुनती थी मुझे मेरी बच्ची की बड़ी याद आती थी।
और वैसे भी आर्या के जाने के बाद मेरा मन भी नहीं करता था बनाना का, पर न जाने क्यों आज बड़ा मन कर रहा है। तुम ऐसा करो, सामान निकाल दो, मैं फटाफट बना देती हूँ, फिर भोग लगा के भगवान को चढ़ा दूंगी। रजनी जी ने हाँ में सर हिलाया और सामान निकाल दिया। नानी माँ बड़े ही प्यार से खीर बनाने लगी। खीर बनाते हुए 3 साल की मासूम आर्या का चेहरा उनके सामने आ गया। नानी माँ एकदम से रो पड़ी। रजनी जी ने जब उन्हें ऐसे रोते हुए देखा तो जल्दी से उनके पास आई, बोली, दीदी आप रो क्यों रही है? नानी माँ रोते हुए, ना जाने कैसी है मेरी आर्या रज्जो। 17 साल हो गए मेरी नन्ही सी आर्या को देखे हुए। अरे भगवान, राम का वनवास भी 14 वर्ष में पूरा हो गया था, मगर न जाने मेरी बच्ची का वनवास कब पूरा होगा। रजनी जी उन्हें शांत करते हुए बोली, संभालिए दीदी, हमारी आर्या बिटिया ठीक होगी और आप देखना वो जल्दी वापस आएगी। आप अभी तो उनकी पसंद की खीर बनाए, क्या पता आज ही आके आपके हाथों की खीर खा ले। नानी माँ अपने आप को संभाल बोली, काश ऐसा हो पाता रज्जो, काश मेरी आर्या आज आके अपनी फेवरेट खीर खा पाती, मगर। इतना बोल वो चुप हो गई और फिर से खीर बनाने लगी। रजनी जी ने उन्हें देखा और मन में बोली, हे भगवान, भेज दे आर्या बिटिया को, अब इतनी परीक्षा मत ले इनकी। इतना बोल उन्होंने अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया और दूसरे काम में लग गई। नानी माँ ने खीर बनाई, फिर पहले एक कटोरी में निकाला और उसे स्लेब पर रखते हुए बोली, रज्जो जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो भगवान को भोग लगा देना। रज्जो जी ने सर हिला दिया। तभी नानी फिर से बोली, और हाँ, ये खीर खाने ने मत परोस देना, ये मैं किसी को नहीं खिलाने वाली। उनकी बात पर रज्जो जी मुस्कुरा उठी। नानी माँ किचन से बाहर आ गई। वही कोई था जो अब तक उनकी सारी बातें सुन रहा था। उनके जाते ही वो इंसान भी वहां से चला गया। चेन्नई आर्या राठौड़ मेंशन में। अब आगे फैमिली मेंबर भी अब तक अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए थे। कुछ देर बाद दादाजी के रूम में दादाजी बार बार अपने फोन की ओर देख रहे थे। ये देख उनके सामने बैठे वीर दादाजी और शौर्य नानाजी चिढ़ गए। वीर दादाजी चिढ़ते हुए बोले, तेरे ऐसे बार बार फोन देखने से मैसेज जल्दी नहीं आने वाला। उनकी बात पर दादाजी जैसे ही कुछ कहने को हुए कि तभी उनका फोन बजा। दादाजी ने जल्दी से फोन देखा तो उनके असिस्टेंट का मैसेज था। उस मैसेज को देख उनके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से रूम के बाहर भागे। उन्हें ऐसे भागते देख वीर दादाजी और नानाजी चौंक गए, फिर वो भी जल्दी से उनके पीछे भागे। तीनों जल्दी से हॉल में आए। अब तक बाकी के फैमिली मेंबर भी आ चुके थे। लंच का टाइम था तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, मगर अब तक वो तीनों नहीं बैठे थे और उनके बैठे बिना खाना खाना शुरू कर दे इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। वैसे वहां पर 2 डाइनिंग टेबल थी, एक पर वीर दादाजी, वृंदा दादी जी, राज दादाजी, सिमरन दादी जी के साथ ठाकुर फैमिली बैठती थी। वैसे नाश्ता या लंच तीनों फैमिली अलग अलग करे, मगर रात का डिनर तीनों फैमिली का साथ ही होता था। कभी रघुवंशी मेंशन में तो कभी ठाकुर मेंशन में तो कभी राठौड़ मेंशन में। एक एक हफ्ते तीनों फैमिली ने बांट रखे थे, मगर तीनों घर में 2 डाइनिंग टेबल ही है। वो कभी भी राठौड़ और रघुवंशी फैमिली के बाकी के सदस्य के साथ खाना नहीं खाते थे, मगर खाना स्टार्ट उन तीनों के आने के बाद ही होता था। आज सब एक साथ थे तो लंच भी साथ ही कर रहे थे। सब उन तीनों के आने का ही वेट कर रहे थे।
तभी राघव ऋषभ जी और जस्सी जी का बेटा बोला, दादू जल्दी आइए न, बहुत भूख लगी है, अब तो बर्दाश्त के बाहर है। वीर दादू उसे घूर के देखते हुए बोले, चुप कर नालायक, कंट्रोल कर थोड़ा अपनी भूख को, भूखड़ कहेगा। उनकी बात सुन राघव का मुंह बन गया। तभी आरव बोला, अरे पर आप तीनों वहां खड़े होके किसका वेट कर रहे हो? अक्षत भाई और सक्षम भाई तो पहले से ही हॉल में है। आरव हॉल में बैठे अक्षत और सक्षम की ओर इशारा कर बोला। वही उसकी बात सुन दादाजी के फेस पर स्माइल आ गई, मगर उन्होंने आरव के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उन्होंने राम दुलारे जी को कुछ इशारा किया तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने एक सर्वेंट से इशारे में मेन दरवाजा खोलने को कहा और फिर खुद किचन की ओर बढ़ गए। किचन में आके रजनी जी से बोले, रज्जो आरती की थाली तैयार है। रज्जो जी ने आरती की थाली अपने हाथ में लेते हुए बोली, बिल्कुल तैयार है, मगर अब तो बता दो कौन आने वाला है। राम दुलारे जी एक नजर आरती की थाली देख फिर इधर उधर कुछ देखते हुए बोले, रज्जो अभी बाहर चल के खुद देख लेना। तभी उनकी नजर एक चीज पर गई, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने जल्दी से वो चीज उठाए और आरती की थाली में रख दी। वही ये देख रज्जो की आंखें बड़ी कर बोली, दुलारे जी ये आप क्या कर रहे हैं? अगर सिमरन दीदी को पता चला तो बड़ा गुस्सा करेगी। राम दुलारे जी मुस्कुराकर बोले, सिमरन भाभी कुछ नहीं कहेगी, तुम बस बाहर जाके ये थाली उन्हें पकड़ा दो। रज्जो जी ने एक नजर उन्हें देखा फिर सर हिला के चली गई। अब तक दादी जी, वृंदा दादी जी और नानी माँ भी उठकर उन तीनों के पास आ गई थी। तभी रज्जो जी आई और दादी जी के सामने आरती की थाली कर दी। दादी जी ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा फिर दादाजी को, तो दादाजी मुस्कुराकर बोले, थाल लो सिम्मी। दादी जी ने आरती की थाली थाम ली। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आज हॉल का दरवाजा खुला था तो आवाज बहुत अच्छे से सुनाई दी थी सबको। सब चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगे कि आखिर अब कौन आया है। वही आदित्य जी और श्रद्धा जी को बड़ा अजीब लग रहा था, मगर दोनों ही शांत थे। वही रिधम बस एकटक अपने सामने रखी प्लेट को देख रहा था, उसने एक बार भी दरवाजे की ओर नहीं देखा। इधर आवाज सुन दादी जी दरवाजे की ओर देखने लगी। कुछ देर बाद सबको कुछ कदमों की आहट सुनाई थी। सबने दरवाजे की ओर देखा, जहां कुछ दूर उन्हें दो परछाई नजर आई। दादी उन कदमों की आहट सुन दरवाजे की ओर बढ़ गई। वही ये देख दादाजी के होठों पर मुस्कान आ गई। सब एक दूसरे को असमंजस में देख रहे थे। वही जैसे जैसे वो दोनों परछाई दरवाजे के नजदीक आ रही थी वैसे वैसे सबकी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। सब लोग दरवाजे पर खड़ी दो लड़कियों को देख रहे थे। वही दादी भी एकटक आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी। तभी उन्हें आरवी की चीखने की आवाज आज, ओह माय गॉड! सब उसके ऐसे चिल्लाने से उसे हैरानी से देखने लगे। दरवाजे पर खड़ी दोनों लड़कियां भी उस तरह देखने लगी। आरवी ने सबके घूरने को इग्नोर किया और जल्दी से दरवाजे के पास आके खुशी से चिल्लाते हुए बोली, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव! ब्यूटीफुल डॉल आप यहाँ! आरवी की बात सुन दरवाजे पर खड़ी दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। तभी दूसरी लड़की ने अपने कंधे उचका दिए जैसे कह रही हो, मुझे कुछ नहीं पता। तभी आरवी जल्दी से बोली, अरे ब्यूटीफुल डॉल आप मुझे नहीं जानती पर मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एयरपोर्ट पर देखा था। अरे सिर्फ मैं ही क्या, एयरपोर्ट पर जितने भी लोग थे सब आपको देख रहे थे।
आप सच में बहुत खूबसूरत है, एक बाबी डॉल से भी ज्यादा खूबसूरत। आरवी इतनी खुश थी कि वो अपनी बात को चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। चट्टन आर्या और दादी का प्यार। अब आगे। आरव जो इतनी देर से हैरान खड़ा था वो भाग के दरवाजे के पास आया और एकदम से हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बोला, आप दूर से जितनी खूबसूरत लग रही थी पास से तो और भी ज्यादा खूबसूरत और प्रीटी लग रही है। आरवी भी अपना सर हिला के बोली, हाँ आरव ये पास से सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। बाहर दरवाजे के पास खड़ी लड़की दूसरी लड़की के कान में धीरे से बोली, आर्या ये दोनों भाई बहन तो अभी से ही बावरे हो गए हैं, जब इन्हें पता चलेगा कि तू इनकी क्या लगती है तो इन दोनों का रिएक्शन देखने लायक होगा। आर्या धीरे से शांत आवाज में बोली, इन दोनों को पता भी होगा कि आर्या इस घर की लगती क्या है। उसकी बात सुन मीरा अपना सर हिला के धीरे से बोली, हाँ ये भी सही है, क्या पता नाम ही पहली बार सुने। वही उन दोनों को ऐसे बात करते देख आरवी बोली, आप दोनों क्या बात कर रही है। फिर अपना सर झटक, ये सब छोड़िए और ये तो बताइए कि आप क्या कर रही है, मेरा मतलब है कि। फिर अपनी बात बीच में काट दादाजी की ओर मुड़ के बोली, दादू क्या आप इनका ही वेट कर रहे थे और आप इन्हें कैसे जानते हो। उसने एक सांस में ही सारे सवाल कर लिए थे। मीरा हैरानी से आरवी को देख रही थी। वही आर्या बिना भाव के। आरवी के सवाल सुन दादाजी मुस्कुराकर बोले, बस कुछ वक्त रुकिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर दादी की ओर देख, सिम्मी पहचाना। दादी ने भरी आंखों से उन्हें देखा, फिर आर्या की ओर बढ़ गई। दादी को देख आर्या की आंखें भी हल्की लाल होने लगी, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। दादी कुछ नहीं बोल रही थी मगर उसने आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वृंदा दादी और नानी माँ ने वीर दादाजी और नाना जी की ओर देखा तो दोनों ने नम आंखों से पलकें झपका दी। ये देखते ही नानी माँ अपना मुंह दबा के रो पड़ी। पास खड़ी वृंदा जी ने उन्हें संभाला, हालांकि आंसू तो उनके भी बह रहे थे। 17 साल बाद वो अपनी आर्या को देख रही थी, जो पिछले 3 सालों से मौत से लड़ रही थी। उसे सही सलामत अपने सामने देख उनमें से कोई भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। दादी माँ ने अपने कांपते हाथ को उठाया और कुमकुम लेके आर्या के माथे की ओर लेके गई, मगर उनके हाथ कुछ ज्यादा ही कांप रहे थे। ये देख रजनी जी उनके पास जाने को हुई कि तभी आर्या ने दादी का हाथ थाम लिया और दूसरे हाथ से उनकी पकड़ी हुई आरती की थाली। ये देख दादाजी और बाकी सब के होठों पर मुस्कान आ गई, बाकी के फैमिली मेंबर को छोड़। दादी ने उसके माथे पर टीका किया, फिर उसकी आरती करने लगी। आर्या ने अब भी उनका वो कांपता हुआ हाथ पकड़ा हुआ था। आर्या ने आरती की थाल अपने हाथ में ली और पास खड़ी मीरा को थमा दी। मीरा हैरानी से उसे देखने लगी। आर्या ने उसे फुल इग्नोर किया, फिर झुक के दादी के पैर छुए, मगर दादी ने जल्दी से उसे खड़ा किया और अपने सीने से लगा लिया। 17 साल बाद अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा के दादी खुद रोक ना पाए और रो पड़ी, मगर आर्या जैसे तैसे खुद को आंसू रोके हुए उनके गले लगी हुई थी। आंसुओं को रोकने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी आंखों में बनने वाली वो लाल डोरियां उसे खतरनाक और खूबसूरत दोनों बना रही थी। दादी ने रोते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके पूरे चेहरे पर अपना ममता लुटाने लगी, जिसे महसूस कर आर्या के होठ मुस्कुरा उठे। दादी ने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया और उनके मुंह से चंद शब्द निकले, मेरी आर्या। ये 2 शब्द वहां खड़े बाकी के लोगों को हैरान करने के लिए काफी थे।
राठौड़ फैमिली में दादाजी को छोड़ सब आंखें फाड़े आर्या को देखने लगे। वही रघुवंशी फैमिली में दादाजी और दादी को छोड़ सब हैरान थे। ठाकुर फैमिली में नाना जी और नानी माँ को छोड़ संजय जी, साक्षी जी और सक्षम तीनों हैरान थे, पर तीनों बहुत खुश भी थे। अब तक सब डाइनिंग टेबल से उठ के हॉल में आ चुके थे, मगर रिधम वो नहीं आया। वो अभी भी वही अपने चेयर पर बैठा था। रुद्राक्ष जी ने एक नजर उसे देखा, फिर आर्या को देखने लगे। इधर मीरा, जो कब से उन दादी और आर्या को देख रही थी, वो मुंह बना के बोली, आर्या की बच्ची, ये आरती की थाल मुझे क्यों थमाई है? तूने अब क्या अपनी आरती में खुद करूं? उसकी बात सुन आर्या और दादी माँ अलग हुए और दादी मुस्कुराकर उसके हाथ से आरती की थाल लेके बोले, बिल्कुल नहीं मीरू, हम हैं ना अपनी आरती करने के लिए। उनकी बात पर मीरा मुस्कुरा दी। तभी पीछे से करण चिल्लाया, जल्लाद कहे कि ये लगेज किसके लिए छोड़ के आई थी वहां? करण की आवाज सुन सबने उस ओर देखा, पर आर्या बिना उसे देखते हुए आलस भरी आवाज में बोली, तेरे लिए। उसकी बात सुन करण का मुंह बन गया। वहां मीरा को हंसी आ गई। करण ने घूर के उसे देखा, फिर दादी को देख रोने जैसी शक्ल के साथ बोला, देख लो दादी, आपकी ये जल्लाद पोती मुझ मासूम से बच्चे पर कितना जुर्म करती है। उसकी बात सुन आर्या और मीरा एक साथ बोली, मासूम? करण ने दोनों को घूर के देखा, फिर दोनों को साइड ने धक्का देते हुए दादी के सामने आके बोला, दादी अब अच्छे से आरती उतारो मेरी। मीरा भी उसे घूरते हुए सही से खड़ी हो गई। आर्या अभी भी दरवाजे से टिक के करण को घूर रही थी। दादी ने करण और मीरा की भी बारी बारी आरती उतारी। फिर आरती की थाल रजनी जी को थमा दिया। दादी ने मुस्कुराकर अपने हाथ खोल दिए तो करण और मीरा झट से उनके गले लग गए। दादी ने आर्या की ओर देखा, जो उन तीनों को ही देख मुस्कुरा रही थी। तभी करण ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे भी इस ग्रुप हग में शामिल कर लिया। कुछ देर बाद तीनों अलग हुए तो दादाजी की आवाज आई, अरे भाई, अब वही रहने का इरादा है या अंदर भी आओगे? उनकी बात सुन करण और मीरा अंदर के ओर बढ़ गए। दादी भी उनके साथ मुड़ गई। करण और मीरा थोड़ा अंदर आए ही थे कि उन्हें एहसास हुआ कि आर्या उनके साथ नहीं है। उन्होंने मुड़ के देखा तो आर्या एकटक उस घर की दहलीज को घूर रही थी। 17 साल पहले इसी दहलीज से उसे घसीटते हुए बाहर निकाला गया था। चाह के भी आर्या के पांव इस दहलीज को पार कर अंदर जाने के लिए नहीं बढ़ रहे थे। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।